So, hello everyone, welcome to the AI Club. My name is Uddesh Soman from 5th semester Department of Electrical Engineering, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। आज हम लोग 450dsa.com के बैक ट्रैकिंग मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 0 to 9 देखने वाले हैं। सो बैक ट्रैकिंग का एक जनरल इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं तो ये एन क्वींस प्रॉब्लम उससे दे रहा हूँ। बैक ट्रैकिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को, टास्क को कंप्लीट करने के लिए फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करते हैं और उसके बाद जिस जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन फेल हो रहा है उस पॉइंट से हम एक स्टेप पीछे जाके फिर अल्टरनेट्स को ट्राई करते हैं, अल्टरनेटिव मेथड्स जो भी हो सकती है उनको ट्राई करते हैं। अगर वो फेल होते तो वापस से हम एक पॉइंट पीछे जाते हैं, फिर हम अल्टरनेट्स को ट्राई करते हैं। तो इस तरह से हम लोग फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं यूजिंग बैक ट्रैकिंग। तो इन केस आपको कोई भी सॉल्यूशन फाइनल आंसर तक नहीं आता तो उस केस में हम फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। और आपको इस तरह से जो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं उसके ऊपर आप देख सकते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी सॉल्यूशन या फिर ऑल काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, ये आप देख सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है इसका, एन क्वींस प्रॉब्लम। इसका कोड, इसका आगे चल के कोड भी है। सो एन क्वींस प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारे पास एन क्रॉस एन डायमेंशंस का एक बोर्ड दिया है। जैसे यहाँ पे 4x4 का बोर्ड है, 4x4 के बोर्ड में हमें 4 क्वींस को प्लेस करना है। अगर 8x8 का होता तो 8 क्वींस को, और हमें इस तरह से क्वींस को प्लेस करना है कि कोई भी क्वीन जो है दूसरी क्वीन को अटैक ना कर पाए। तो क्वीन में हमें पॉसिबल मूव्स पता है कि अगर कोई भी क्वीन को हम प्लेस करते हैं तो वो लेफ्ट लेफ्ट राइट अप डाउन और डायगोनल्स, दोनों जो डायगोनल्स हैं उनके ऊपर चल सकते। तो ऑब्वियसली अगर हम दूसरी क्वीन को उस पाथ में डाल देंगे तो वो क्वीन अटैक कर पाएगी। इसको अवॉइड करते हुए हमें क्वींस की प्लेसमेंट करते चलनी है। तो ये काम कैसे करेगा, हम लोग पहले क्वीन को एक एक करके बॉक्सेस में रखते चलेंगे। फर्स्ट क्वीन को हमने यहाँ रखा, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वीन को रखते समय ये देख ले रहे हैं कि ऐसे कौन से बॉक्सेस है जिनमें ये वाली क्वीन अटैक कर सकती है। जो अभी हमने पहले नंबर पे जो क्वीन डाली है वो कितने बॉक्सेस को अटैक कर सकती है, हम उतने बॉक्सेस को फॉल्स मार्क कर देंगे। मतलब उन बॉक्सेस के ऊपर हम क्वींस को नहीं डाल सकते, न्यू क्वीन जो भी प्लेस करेंगे उन बॉक्सेस में नहीं करेंगे। फिर जो नेक्स्ट अवेलेबल बॉक्स होगा उसके ऊपर क्वीन को प्लेस करते चलेंगे। ऐसा करते करते अगर हमारी सारी क्वींस प्लेस हो जाती तो ओके, फाइनल दैट सॉल्यूशन वर्क्स। अदरवाइज अगर नहीं होता है तो हम एक स्टेप पीछे आएंगे, चेक करेंगे, अल्टरनेट पोजीशन पे चेक करेंगे। नहीं, उससे नहीं होता है, उसकी सारी उस पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर जितनी अल्टरनेट अटेम्प्ट्स थे वो हो गए, नहीं होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, तो एक और पीछे की स्टेप पे आएंगे। ऐसे अगर आते आते आप वापस से फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गए कि आपके सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करके हो गए, किसी भी स्टेप से आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो उस केस में हम फॉल्स बता देंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं इसके लिए। तो ये एज इन मैं एल्गोरिथम समझा रहा हूँ। तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम से स्टार्ट करें, मतलब आप कोई भी एक इनिशियल पॉइंट ले सकते हैं। एंड इफ ऑल क्वींस आर प्लेस्ड रिटर्न ट्रू, तो आपको सारे रोज और कॉलम्स को ट्राई करते चलना है। अगर सारी क्वींस का प्लेसमेंट हो जाता है तो आप ट्रू रिटर्न करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फॉल्स। और अगर आपने किसी भी क्वीन को प्लेस कर दिया है तो उसके बाद आप चेक करेंगे कि उसको प्लेस करने के बाद हम नेक्स्ट इटरेशन में क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इटरेशन में अगर सॉल्यूशन आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो जब भी आप क्वीन को प्लेस करते हैं तो जो उस पर्टिकुलर रो और कॉलम का वेक्टर है उसको आप ट्रू या फिर फॉल्स, आपने जो भी वेरिएबल लेके चला है शुरुआत से उसको आप लगा देंगे। और इन केस अगर नहीं होता है तो बैक ट्रैक करना है हमें। बैक ट्रैक मतलब उसमें फॉल्स रिटर्न करा देना। फॉल्स रिटर्न कराएगा तो वो कोई पिछली वाली स्टेप में कोई और अल्टरनेटिव कॉल हो जाएगा, ऐसा रहता है। इसको मैं एक बार प्रोग्राम से बताऊंगा तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो क्वींस प्रॉब्लम भी इसमें है, हमारे आज के लेक्चर में क्वींस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। रैट इन अ मेज। तो हमने पेपर में कई बार इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करी होंगी कि हमारे पास एक बॉक्स दिया है जिसमें बाउंड्रीज दी हैं, वॉल्स दी हैं, और उसके थ्रू हमें अपना पाथ फाइंड करना है कि स्टार्ट से एंड तक आने में कैसा पाथ है। तो अगर हमें पाथ फाइंड करना है तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या किया है, जो जीरोज आ रहे हैं, जीरो जो है वो नॉट अलाउड स्पेस है। मतलब जीरो एज एन आपका वॉल काम कर रहा है। जहां जहां वन है आप उन ब्लॉक्स के ऊपर जा सकते हैं, पर जहां जहां जीरो है उन ब्लॉक्स के ऊपर आप नहीं जा सकते। तो ऐसा करके आपको स्टार्टिंग के सेल से लास्ट सेल तक का पाथ फाइंड करना है।
या आप स्टार्टिंग सेल से लास्ट सेल तक के आ सकते हैं कि नहीं। तो इस पर्टिकुलर और प्लस आपको ऐसे जितने पॉसिबल पाथ्स हैं उनमें आना है। तो आपके पास 4 अवेलेबल मूव्स हैं, अप डाउन लेफ्ट और राइट। तो हम जैसे जीरो इस पॉइंट पे है तो हम लोग ट्राई करेंगे। हम लोग पहले देखते चलेंगे कोई मूव पॉसिबल है कि नहीं, अप डाउन लेफ्ट राइट इन चारों में से कोई पॉसिबल है कि नहीं। तो हम यहाँ आए, इसमें देख रहा है कि राइट में जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेफ्ट में भी नहीं जा सकते, डाउन पॉसिबल है तो हमने डाउन को कॉल किया। डाउन जाने के बाद यहाँ पे राइट राइट भी पॉसिबल है, डाउन भी पॉसिबल है। एक स्टेप में हम डाउन आ जाते हैं, फिर यहाँ पे सिर्फ राइट ही पॉसिबल है, राइट राइट आ जाएगा। राइट के बाद फिर डाउन और राइट राइट। दूसरा दूसरा आता है कि इस स्टेप के बाद यहाँ से आप एक बार राइट ले लीजिए, डाउन डाउन एंड देन राइट राइट। इसका आंसर आपको कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। जब हम ये सेम मैट्रिक्स को पास करते हैं तो हमें इस फॉर्म में आंसर मिलता है। मतलब जो भी हमने स्टेप्स ली हैं उसके फॉर्म में आपको आंसर आ जाएगा। इसको चेक करने, इसके लिए प्रोग्राम कैसे बनेगा। पहले तो पाथ फाइंडिंग इसको कॉल करते तो हमारे पास ये आ रहा है कि n क्रॉस m की मैट्रिक्स है। तो हम लोग पहले तो वो मैट्रिक्स बना लेंगे। तो हमने निकाल लिया कि हमारे पास जितनी बड़ी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसकी निकाल ली लेंथ। लेंथ निकाल के एक पॉसिबल पाथ्स के लिए एक लिस्ट बना दी है। और क्योंकि वो स्ट्रिंग्स के फॉर्म में रहेगा, डाउन लेफ्ट राइट वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा, तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग पाथ करके। और उसके बाद कोई भी सेल हमने विजिट किया है कि नहीं, क्योंकि हम रिपीटेडली विजिट नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक को सिंगल टाइम ही विजिट कर सकते हैं। तो उस केस के लिए हमने यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का यूज करके इधर एक 2D लिस्ट बना ली है। 2D लिस्ट में मतलब फॉल्स जो है, हमारे पास बुलियन वैल्यूज रहती हैं फॉल्स या फिर ट्रू। तो हमने फॉल्स का यूज करके एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनाई। तो ये यहाँ पे तो n स्केच बनेगी, जो भी आपका मैट्रिक्स का डायमेंशन है उसके डायमेंशन की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो जैसे ये 10 10 10 की है तो ऐसी सेम शेप की आपको फॉल्स 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 ऐसा करके मैट्रिक्स मिल जाएगी। वो मिल गई। उसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं फाइंड पाथ। इसमें हमारी करंट पोजीशन है, हमारी टारगेट पोजीशन है। तो हम मतलब अभी 2 डायमेंशन में तो रो और कॉलम में दे रहे हैं हम। तो ये हमारी करंट पोजीशन है, मतलब हम करंटली किस पॉइंट पे हैं। हमारी जो टारगेट पोजीशन है, जहां तक हमें जाना है, अभी तक के हमने कितना पाथ जोड़ लिया है। मतलब हम एक एक स्टेप करके हैं, एक बार डाउन आ रहा है, एक बार डाउन, फिर राइट, फिर डाउन। तो ऐसे कितना पाथ जुड़ गया है, तो अभी तक के हमें कितने पॉसिबल पाथ्स मिल गए, फाइनल पॉसिबल पाथ्स। और जो विजिटेड वाली लिस्ट है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम किसी भी पार्ट के ऊपर रिपीटेडली तो नहीं जा रहे हैं। अगर किसी भी पाथ के ऊपर हम रिपीटेडली जाएंगे तो वो मतलब कंडीशन हमारी वायलेट हो जाएगी कि हमें एक ही बार जाना है किसी भी ब्लॉक के ऊपर। इसमें आ जाते हैं फाइंड पाथ में। एक ये छोटा सा ऊपर फंक्शन है पाथ अवेलेबल। तो ये आपकी करंट पोजीशन और फाइनल पोजीशन इसके ऊपर चेक कर लेगा कि अगर रो आपकी -1, मतलब आप बॉक्स के बाहर तो नहीं जा रहे हैं। रो और कॉलम के लिए -1 चेक कर लिया। अगर आप मतलब ऑब्वियसली बॉक्स के बाहर जा रहे हैं तो वो पॉसिबल, वो वहां तो आप बॉक्स के बाहर तो जा नहीं सकते, बॉक्स के अंदर ही रहना है आपको। फिर रो इक्वल्स टू n और कॉलम इक्वल्स टू n, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में कि अगर मान लीजिए आप फाइनल टारगेट पोजीशन पे पहुंच गए हैं, टारगेट पोजीशन पे पहुंच के तो आपको कहीं जाना नहीं है ना, तो वैसा तो नहीं है। और ऑलरेडी विजिटेड कॉलम तो नहीं है, क्योंकि हम इसको क्या करते चलेंगे, ट्रू करते चलेंगे। हमने इनिशियलाइज फॉल्स से किया है, तो हम जैसे जैसे किसी भी ब्लॉक के ऊपर जाते जाएंगे तो उसको ट्रू करते चलेंगे। तो वो हम चेक कर लेंगे कि ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है। या फिर हमने बताया था कि हम जीरो को विजिट नहीं कर सकते, जहां जहां 1 है इसमें इसमें जहां जहां 1 है हम उसी पाथ को फॉलो कर सकते हैं। जीरो जहां पे हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो जीरो तो नहीं है, वो पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे हमें जाना है वो जीरो तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम फॉल्स करते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर हम नहीं जा सकते, वो फॉल्स पाथ है। अदरवाइज अगर इनमें से कुछ भी कंडीशन नहीं आती तो ये ट्रू, मतलब हम उस ब्लॉक के ऊपर हम जा सकते हैं, नेक्स्ट उस ब्लॉक के ऊपर जा सकते हैं। अब हम फाइंड पाथ के ऊपर आएंगे। फाइंड पाथ के ऊपर जाते समय हमने
सेम कंडीशंस चेक करी जो ऊपर करी थी। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ब्लैंक रिटर्न मार दिया है। ब्लैंक रिटर्न मतलब हम लोग इसके आगे नहीं जा सकते। मतलब फंक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फंक्शन इसके आगे नहीं चलेगा। फिर ये देख लिया कि अगर हम लास्ट एंडिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं, अ, अगर हम लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं, हमारा जो टारगेट पॉइंट था वहां तक पहुंच गए हैं, तो हम लोग पॉसिबल पाथ्स वाली जो हमने लिस्ट बनाई थी, पॉसिबल पाथ हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई थी, उसमें अभी तक का जितना पाथ हमारा बन चुका है, जितने अभी ब्लॉक्स का हमने जोड़ते चल रहे थे, वो जितना पाथ बना होगा वो हम पूरा डाल देंगे। क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल है तो ऑलरेडी पिछली बार जब फंक्शन कॉल हुआ तो पाथ बनते चल रहा होगा, तो वो पार्ट डाल देंगे। ये बेस केस में अप्लाई नहीं होगा, ये जब आपका रिकर्सिव कॉल्स चलेंगे और लास्ट का केस आएगा तब होगा। फिर हमने ऊपर रो कॉलम पास किया था, तो हम करेंटली जिस रो कॉलम के ऊपर आए हैं, अभी हम करेंटली जिस भी पर्टिकुलर रो कॉलम के ऊपर आए हैं उसको ट्रू मार्क करते चलेंगे। वो ट्रू मार्क हो गया। और फिर फाइनली हम लोग चार तरह के हमारे पास मूव्स रहते हैं, डाउन, डाउन, अप, लेफ्ट और राइट। तो हम लोग ये करेंगे पाथ, जो हमारा पाथ अवेलेबल वाला फंक्शन है उसको फिर से कॉल करेंगे। डाउन के लिए आपको एक रो नीचे आना पड़ेगा, तो हमने पहले चेक कर लिया कि पाथ अवेलेबल है कि नहीं। अगर पाथ अवेलेबल है, ऊपर मैंने पाथ अवेलेबल दिखाया था, वो ट्रू, अगर मान लीजिए वो ट्रू रिटर्न करता है, तो हम पाथ में डी जोड़ देंगे। ये स्ट्रिंग है तो एक एक वो प्लस इक्वल करके आप उसको कर सकते हैं। फिर जो हमारा फाइंड पाथ वाला फंक्शन है, अभी हम उसी फाइंड पाथ वाले फंक्शन पे ही चल रहे हैं, उसका रिकर्सिव कॉल यहाँ पे है। उसका रिकर्सिव कॉल हो गया। हमने वहां पे क्या किया कर दिया, क्योंकि पाथ एक अवेलेबल है तो हमने रो में एक जोड़ दिया, एक पॉइंट जोड़ दिया। अगर ये हो जाता है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, तो हम लोग पूरा, हम अगर ये ट्रू रिटर्न कर देता तो अभी तक के जितना पाथ बना है उसको हम जोड़ लेंगे। तो मतलब ये जो अभी एग्जिस्टिंग पाथ वेरिएबल है, क्योंकि पाथ वेरिएबल बार बार पास करें तो वो चेंज होता रहेगा। एग्जिस्टिंग पाथ वेरिएबल है, उसको स्टार्टिंग टू लास्ट, मतलब -1 मतलब लास्ट इंडेक्स, फर्स्ट टू लास्ट, मतलब पूरा पाथ अभी तक के जितना हमने ट्रेवर्स किया है उतना पूरा पाथ जोड़ते चलेंगे, तो वो पाथ में जुड़ जाएगा। सेम चीज हम लोग अलग अलग मूव्स के लिए कर रहे हैं। जैसे हमने डाउन के लिए देख लिया, लेफ्ट के लिए भी है, राइट के लिए भी है, बस यहाँ पे हम पाथ अलग ऐड कर रहे हैं, एल। और लेफ्ट जाना है तो कॉलम -1, मतलब जो भी कॉलम इंडेक्स है उससे एक पीछे। राइट में जाना है तो कॉलम इंडेक्स से हम 1 से बढ़ा देंगे। अगर अप जाना है तो रो इंडेक्स 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये। और वो आपको उसके जो इनिशियल कीवर्ड्स हैं, DLUR, इनको करते चलना है। अगर ये अगर ये हो जाते हैं तो ठीक है, आपका पाथ विजिट हो जाता है। एक बार आपका पूरा चेक करके हो गया, क्योंकि आपका जितना भी रिकर्जन कॉल है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि आपको हर पॉसिबल पाथ को देखना है, तो आपको वापस से इसको फॉल्स बनाते चलना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका पाथ पूरा कंप्लीट करके हो जाता है, तो ये दोबारा से उसको फॉल्स करते चलेगा। विजिटेड रो कॉलम को हमने फॉल्स कर दिया, तो इससे क्या होगा कि इनकेस अगर आपको पाथ नहीं मिल रहा है, या फिर इनकेस आपका पाथ ट्रेवर्स करके हो गया बट आपको अगला पाथ भी निकालना है, अगला पाथ चेक करना है, तो उसके लिए हम फॉल्स बनाते चलेंगे, ये फॉल्स बन जाता है। इससे क्या होगा, अब जो नेक्स्ट टाइम इटरेशन चलेगा, नेक्स्ट अल्टरनेटिव्स को चेक करेगा, तो उनमें पॉसिबल पाथ्स के लिए आपको फॉल्स मिल जाएगा। अदरवाइज अगर अगर वो ट्रू हो गया तो इसका मतलब हो जाता है हम ऑलरेडी उसके ऊपर, उस सेल के ऊपर विजिट कर चुके हैं, वो नहीं करना है हमें, तो इसलिए फॉल्स बनाते चलेगा। इसको हम रन करते हैं तो हमें इसमें पाथ मिल जाता है। ये एक और मैट्रिक्स के लिए ट्राई करके देखा है, तो ये मैट्रिक्स है, इसमें डाउन, डाउन, ये सारे राइट और उसके बाद 3 डाउन, तो ये फर्स्ट पॉइंट से आप लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। ऐसे इसमें 4 पॉसिबल पाथ्स हैं, तो चारों पॉसिबल पाथ इसने प्रिंट करा दिए। फिर जो एन क्वीन प्रॉब्लम बताया था वो आ गया है, तो एन क्वीन प्रॉब्लम मैं समझा तो चुका हूँ, इसका कोड देख लेते हैं। तो हमने एक रिजल्ट की मैट्रिक्स बना दी है, क्योंकि हमें हर पॉसिबल सॉल्यूशन देखना है अभी, तो रिजल्ट की मैट्रिक्स बना दी है। अब अगर आपको क्वीन को देखते चलना है कि अगर हमने क्वीन प्लेस कर दी है तो नेक्स्ट क्वीन के लिए कोई भी पॉइंट सेफ है कि नहीं है, तो हम दो चीज कर सकते हैं। या तो हम इस क्वीन को लेके इन सारी रोज और कॉलम्स को फॉल्स बनाते चलें, या फिर
रोज कॉलम्स और क्वीन से रिलेटेड डायगोनल को फॉल्स बनाते चले, या फिर अदरवाइज हम जो न्यू क्वीन डाल रहे हैं, जैसे ये क्वीन डाल दी मैंने, तो नेक्स्ट क्वीन को जब भी मैं किसी ब्लॉक के ऊपर प्लेस करूंगा तो मैं उस ब्लॉक से डायगोनल चेक कर लूंगा, डायगोनल अप डाउन और लेफ्ट राइट न्यू क्वीन से भी चेक कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे इस अप्रोच का यूज किया है। तो ये इस सेव कर दिया। बोर्ड, हमारा जो भी बोर्ड, हमारे बोर्ड की जो भी पोजीशन है, क्योंकि हम लोग प्लेस कराते चले, क्वींस को प्लेस कराते चलेंगे, उसका नंबर सेव करते चलेंगे। तो बोर्ड, उसका रो, अभी मतलब करेंटली किस रो पे, किस कॉलम पे। तो हमने लेफ्ट साइड पे चेक कर लिया एक बार। तो आपका जितना जो भी आप जिस भी कॉलम के ऊपर क्वीन रख रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में चेक कर लिया। ऑब्वियसली आप क्वीन को लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट टू राइट रख रहे हैं तो राइट में तो अभी एग्जिस्टिंग क्वीन के लिए राइट में कोई क्वीन एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो आपको राइट में चेक करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आपको अपर लेफ्ट और लोअर लेफ्ट डायगोनल देखना है, मतलब राइट में देखनी है, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट प्लेस करते चलेंगे ना। जैसे फर्स्ट क्वीन यहाँ रखी, सेकंड क्वीन अगर चेक होगी तो वो अप डाउन, हम अब का तो केस ले ही नहीं रहे, हम नेक्स्ट कॉलम पे ही आ रहे हैं डायरेक्ट। हम चेक करने को कर सकते हैं, बट यहाँ पे मतलब स्टेप्स को सेव करने के लिए, क्योंकि हम नेक्स्ट क्वीन को प्लेस करते समय कॉलम ही बदल देंगे। नेक्स्ट क्वीन को उस कॉलम में रखेंगे नहीं, उस कॉलम के बाद के इंडेक्सेस के ऊपर चेक करेंगे। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट एक क्वीन यहाँ पे रखी है, तो नेक्स्ट क्वीन इसके लेफ्ट में ही आएगी। लेफ्ट में आएगी तो लेफ्ट से ये चेक कर लेगा कि इस रो, पर्टिकुलर रो में तो कोई क्वीन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। वैसे ही ये क्वीन जो है इसके लिए ये क्वीन की लेफ्ट में आ रही है, ये पिछली क्वीन, तो ये लेफ्ट में चेक करता चलेगा, राइट में चेक करने की जरूरत नहीं है। और सिमिलरली आपको डायगोनल्स भी जो चेक करने हैं, वो आपको लेफ्ट साइड का डायगोनल चेक करना है, लेफ्ट साइड के अपर और लोअर। मतलब अपर डायगोनल इस क्वीन के लिए अगर देखें तो ये अपर डायगोनल हो जाता है, अपर लेफ्ट डायगोनल, और ये वाला अपर लोअर लेफ्ट डायगोनल, वो आपको चेक करते चलना है। करने को आप पूरा चेक कर सकते हैं, बट वही है कि स्टेप्स को सेव करना, अननेसेसरी काय को चेक करते चलना। तो वो हम चेक कर लेंगे। इसमें बस जितना आपका आई और जे का रेंज है, जीरो के बाहर नहीं जाना चाहिए और एन के बाहर नहीं जाना चाहिए, आपका जो भी मैक्सिमम साइज है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए बोर्ड के। तो वो हम चेक करते चलेंगे, उसको डिक्रीमेंट करते चलेंगे। और इन केस आपको लोअर डायगोनल देखना है, लोअर डायगोनल लेफ्ट साइड, तो कॉलम इंक्रीज हो रहा है और सॉरी रो इंक्रीज हो रही है और कॉलम डिक्रीज होते जा रहा है, तो वो आपको साथ साथ उसके हिसाब से हैंडल करना है आई और जे को। बस उनके मतलब एंड कंडीशन रख दीजिए ताकि आप बोर्ड के बाहर ना चले जाएं। बोर्ड की जो भी बाउंड्री है वहां तक आप चेक कर लीजिए। तो अगर इफ बोर्ड आई जे, मतलब उसको हमने ट्रू फॉल्स कराते चल रहे, तो अगर बोर्ड आई जे एग्जिस्ट करता है तो आपको फॉल्स रिटर्न करा देना है ये। तो ये प्रॉब्लम जो है 4x4 के लिए बना है। तो 4x4 के लिए सॉल्व एनक्यू यूटिलिटी फंक्शन है, मैं इसका पूरा कॉलिंग दिखाता हूँ। हम्म, पहले रिजल्ट डॉट क्लियर, रिजल्ट हम लोग जो फंक्शन कॉल करेंगे वो यहाँ से कॉल करेंगे। तो पहले रिजल्ट हमने जो एक ब्लैंक लिस्ट बना के रखी है पॉसिबल रिजल्ट्स की, उसको क्लियर करते चल रहे, क्लियर करते चलेंगे तो पिछला सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। पिछला सॉल्यूशन मतलब ऑलरेडी अगर एग्जिस्टिंग है तो वो क्लियर हो जाएगा, फिर आपके पास नए सॉल्यूशंस जुड़ेंगे। बोर्ड जो है वो हमने बना लिया, उसमें सेम जीरो, पिछली बार हमने क्या बोलते, तो एम्प्टी बोर्ड जो बनाया था वो फॉल्स का बनाया था, इस बार हम लोग जीरो का बना रहे हैं। और जो सॉल्व करने वाला पोजीशन है उसमें हमने बोर्ड डाल दिया, बोर्ड, और जीरो पोजीशन पे आपको डालना है। और एक रिजल्ट सॉर्ट, तो उसका उतना कुछ नहीं है, मतलब आप आपके पास अगर मल्टीपल रिजल्ट्स रहते हैं तो आप किसी भी ऑर्डर में प्रिंट करा सकते हैं, डजेंट मैटर। और जो आपके फाइनल रिजल्ट्स की लिस्ट है वो आपको रिटर्न करा देगा। तो रिजल्ट्स की लिस्ट आपको इस तरह से मिलेगी, क्वीन का जो भी प्लेसमेंट आ रहा है बोर्ड में वो। इसको विजुअलाइज करने के लिए मैंने यहाँ फंक्शन बना दिया है प्रिंटिंग का। तो यहाँ जहां जहां वन आ रहा है वहां वहां आपकी क्वीन प्लेस्ड है। तो हमें दो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, 2413 और 3142। तो ये 2413 और 3142, तो इस तरह से वो इस तरह से प्रिंट करेगा। तो मैं अभी बताता हूँ इसको कॉल कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने जो हमारा मेन फंक्शन था रिकर्सिवली जिसको चलाना है उसको हमने कॉल कर दिया है। बोर्ड का साइज और एक
पूरा n बाय n का बोर्ड जिसमें सारे वैल्यूज जीरो हैं वो हमने पास करा दिया है अभी तक के। वो पास कराने के बाद इसके ऊपर आते हैं। अभी ये मतलब 4x4 के लिए कंसिडर है, तो अगर आपका फाइनल कॉलम चल रहा है तो ये एक एम्प्टी लिस्ट बना दी है वी की। उसमें बोर्ड जो है उसमें वन अपेंड कराते चल रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर ये वन है तो उसको आपको वी में अपेंड करना है। आई J+1 मतलब ये आपको वो बता देगा कि आप अगर ऑलरेडी आपकी क्वीन एग्जिस्ट करती है, हमने 0 0 का बनाया तो उसमें हम लोग जब भी क्वीन को प्लेस कर रहे हैं, क्वीन को जहां भी प्लेस करेंगे वहां पे हम वन लगाएंगे। तो क्वीन की अगर हमें किसी भी कॉलम में पोजीशन बतानी है, सॉरी किसी भी रो में पोजीशन बतानी है, तो हमें कॉलम नंबर चाहिए कि उस पर्टिकुलर रो में किस कॉलम पे है। तो वो हमें मिल जाएगा, तो वो कॉलम्स हम इसमें अपेंड कराते चलेंगे तो वो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब अगर हमारा पूरी चार, ये तब होगा जब हमारी चारों क्वींस प्लेस हो जाती हैं। चारों क्वींस प्लेस होने के बाद का है ये। फिर अगर आपको स्टार्ट करना है तो ये एक RES करके वेरिएबल ले लिया, इसको फॉल्स बना दिया है फॉर आई इन रेंज 4। तो ये 4x4 के लिए इसलिए, अदरवाइज आप तो अगर बड़े बोर्ड के लिए बनाए तो आप n पास कर दीजिए यहाँ पे, मतलब बोर्ड का साइज जो भी है वो पास कर दीजिए। इससे फंक्शन को कॉल करेंगे तो इससे फंक्शन में ऊपर बता चुका हूँ कि हमने लेफ्ट में चेक कर लिया, अपर लेफ्ट डायगोनल और लोअर लेफ्ट डायगोनल इनको चेक कर लिया। हम नेक्स्ट कॉलम में ही प्लेस करेंगे तो हमें अप डाउन चेक करने की जरूरत नहीं है, हम कॉलम इंक्रीमेंट करते चलेंगे। तो हम जहां पे भी क्वीन को प्लेस कर रहे हैं, आई और कॉलम मतलब जिस भी रो और जिस भी कॉलम में प्लेस कर रहे हैं उसको हमने वन बना दिया, मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर क्वीन है अभी। फिर उसके बाद वापस से इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वापस से इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम देखते चलेंगे कि या तो रिजल्ट ट्रू है हमारा, RES जो है वो ट्रू तो नहीं हो रहा है, वो वो या फिर ये सॉल्व बोर्ड। मतलब अगर मान लीजिए आपको सॉल्यूशन मिलते जा रहा है तो आप नेक्स्ट सॉल्यूशन पे जाएंगे। अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है तो ये RES जो है वो ट्रू होता जाएगा, क्योंकि हमने और गेट लगाया है। तो अगर सॉल्विंग से हमें ट्रू मिलता है, सॉल्व हो जाता है, तो हम ट्रू तो हमें ट्रू मिल जाएगा। अगर सॉल्विंग से अगर किसी भी स्टेप के ऊपर हमें ट्रू नहीं मिलता है तो ये फॉल्स जो है। तो पिछला सॉल्यूशन का वैल्यू और इस सॉल्यूशन का वेरिएबल दोनों को हम चेक करते चल रहे हैं। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पे फॉल्स आ जाता है, फॉल्स आ जाता है या फिर हम किसी अल्टरनेट सॉल्यूशन के ऊपर जाना चाहते हैं तो हमने जीरो कर दिया। और फाइनली RES की वैल्यू, तो RES की वैल्यू क्या होगी, अगर मान लीजिए आपको सॉल्यूशन मिल जाता है तो तो ये सॉल्व यहाँ तक का जितना कोड है, वापस से हम रिकर्सिवली सॉल्यूशन वाले को कॉल कर रहे हैं नेक्स्ट कॉलम के ऊपर, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन मिल जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा, RES की फाइनल वैल्यू ट्रू हो जाएगी। अदरवाइज वो फॉल्स चलती रहेगी, फॉल्स चलती रहेगी तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। फाइनल वैल्यू अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर फाइनल वैल्यू ट्रू है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये रिकर्सिवली चलता रहेगा और फाइनली जब आप लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाते तो हमने क्वीन को जब जब प्लेस करते चल रहे तो हमने वन डाल रहे थे क्वीन की पोजीशन पे। तो हम लोग पूरे बोर्ड को ट्रेवर्स करा रहे हैं और उसमें जहां जहां क्वीन की वन आ रहा है उस इंडेक्स को, उस पर्टिकुलर इंडेक्स वन जिस भी इंडेक्स पे आ रहा है तो उस इंडेक्स को हम लोग अपेंड करा है। तो हम लोग वन इंडेक्सिंग पे जा रहे हैं यहाँ पे, तो J+1 कर दिया। अदरवाइज हमको 0 1 2 3 में रिजल्ट मिलेगा, अभी 1 2 3 4 में रिजल्ट मिल रहा है ऐसा। और वो वी में जितने भी क्वीन की पोजीशंस आई वो हमने फाइनल रिजल्ट की लिस्ट में अपेंड करा दी। तो ये आपको फाइनल रिजल्ट की लिस्ट इस तरह से मिलेगी, ये लिस्ट मिल जाती है। ये एक सॉल्यूशन है 2 4 1 3 और ये दूसरा सॉल्यूशन। इसको मैं प्रिंट करके ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, तो प्रिंट करके कैसा दिखेगा ये इस तरह से क्वींस को प्लेस करते चलेगा और फाइनली इसको प्रिंट कर देगा। तो अगर किसी को एन क्वींस के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, ये थोड़ा मतलब डिफिकल्ट था, हार्ड क्वेश्चन है। अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। ओके, सो ये वर्ड पार्टीशन का प्रॉब्लम है। हमारे पास एक स्ट्रिंग दी है, एक कोई भी स्ट्रिंग दी है, जैसे ये इनपुट स्ट्रिंग है S, ये इनपुट स्ट्रिंग दी है और हमारे पास एक लिस्ट दी है, डिक्शनरी दी है, मतलब यहाँ पे सेट है एक्चुअली। वो दिया है कि हमारे पास कितने अवेलेबल वर्ड्स हैं।
मतलब कितने पॉसिबल वर्ड्स हैं उसकी डिक्शनरी दी है। तो हम इस स्ट्रिंग को बीच से ब्रेक करके, मतलब इसमें स्पेस डाल के, जैसे कैट है तो कैट में यहाँ पे कैट के बाद स्पेस डाल दिया, कैट्स को अगर वर्ड ले लिया तो कैट एस के बाद स्पेस डाल दिया, तो ऐसे करके हम कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसी स्ट्रिंग में स्पेसेस डाल के सेंटेंसेस बनाने चाहिए, और उन सेंटेंसेस में जो वर्ड होंगे वो इनमें से कोई वर्ड होना चाहिए। तो ये CATSANDDOG इतना हमें स्ट्रिंग दिया है, तो हम यहाँ पे कैट के बाद एक स्पेस डाल दें और सैंड का डी के बाद एक स्पेस डाल दें, तो ये कैट सैंड डॉग मिल जाता है हमें। और अदरवाइज अगर हम कैट्स तक ले लें, एंड को ले लें, फिर डॉग को ले लें, तो हमें कैट्स एंड डॉग मिल जाता है। तो ऐसे हमें पॉसिबल सॉल्यूशंस देखने हैं कितने हो सकते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस देखना, उनको प्रिंट भी कराना है। तो एक हमने देख लिया डिक्शनरी फंक्शन, मतलब हम जो भी लिस्ट बना रहे हैं उसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हम जो भी वर्ड को चेक करते चल रहे हैं, जो भी हमने पार्टीशन बनाया स्पेस ऐड करके, वो पर्टिकुलर वर्ड हमारे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तो हम वो रिटर्न करा देंगे, रिटर्न डिक्शनरी इन वर्ड। एग्जिस्ट करता है तो ट्रू आ जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करता तो फॉल्स आ जाएगा। फिर वर्ड ब्रेक है, तो ये जो रिकर्सिव कॉल है वर्ड ब्रेक यूटिलिटी, इसमें हम पास करें तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब आपको फाइनल सेंटेंस मिलना है उसके लिए आपकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है, आपको जो मतलब इनपुट में दी थी वो हमने डाल दी, और उसकी लेंथ। तो इसको देखते हैं। और आई इन रेंज 1 to n+1, तो ऑब्वियस सी बात है आप सिंगल लेटर तो लेंगे नहीं, आपको मतलब 0 लेटर तो लेंगे नहीं, आपको एटलीस्ट 1 लेटर से चालू करना पड़ेगा। तो वो स्लाइसिंग के लिए है ये। तो 1 से लेके n+1 तक के बीच में हम स्लाइसिंग देख रहे हैं। तो इसकी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करा दी प्रीफिक्स लेके, ये प्रीफिक्स वेरिएबल ले लिया, उसमें स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करा रहे हैं। तो फर्स्ट इटरेशन में पहला लेटर आएगा, सेकंड इटरेशन में पहले के 2 लेटर आएंगे, थर्ड इटरेशन में पहले के 3 लेटर, ऐसे चलता रहेगा ये। और उनको हम चेक करते चल रहे हैं कि क्या ये डिक्शनरी में है। अगर ये डिक्शनरी में है तो हम इसमें आते हैं कि ये डिक्शनरी में है, प्लस हमने, अगर ये डिक्शनरी में है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको वापस से डालेंगे वर्ड ब्रेक यूटिलिटी। तो उसमें हमने डिक्शनरी में है तो हमने उसको स्टोर कर लिया और उसको सेंटेंस में जोड़ते जा रहे हैं। तो ये रिजल्ट मतलब एग्जिस्टिंग आपका जो भी सेंटेंस था वो, प्लस प्रीफिक्स, मतलब आपका जितना भी स्ट्रिंग का पार्ट अभी तक के कंसीडर हो चुका है वो, और एक स्पेस, मतलब आपको 2 वर्ड्स के बीच स्पेसिंग डालनी है तो एक स्पेस, उसको हम ऐड कराते चलेंगे और इसको दोबारा से कॉल करेंगे बची हुई स्ट्रिंग के लिए। तो आपके आई के बाद की जितनी स्ट्रिंग है वहां से लेके n-i, लेंथ अभी आपकी कम हो गई, आपने जितना आई तक के जितना जितना आपने अभी तक के सिलेक्टेड पार्ट था वो तोड़ दिया तो वो हो गया। ये रिकर्सिवली चलते जाएगा, और ये कंडीशन जब आपकी आती है, ये कंडीशन i=n, मतलब आपने पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर लिया है, अब आपके पास और लेटर्स नहीं बचे हैं। तो जो भी आपका लास्ट इटरेशन में जितना आपका रिजल्ट बना वो आप ऐड करा देंगे। लास्ट इटरेशन में मतलब जो भी वर्ड आपका बना वो आप रिजल्ट में ऐड करा देंगे और पूरे रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे, और यहाँ पे आप अपने फंक्शन को ब्रेक कर देंगे। ब्लैंक रिटर्न डाल दिया, मतलब आपका इस पॉइंट पे फंक्शन रुक जाएगा। प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो आपके जो भी स्ट्रिंग बन रही है उसको प्रिंट कराते चलेगा। तो ये दो इसके ऊपर चला के दिखा है, तो ये हो जाता है आई लव आइस क्रीम एंड मैंगो। ये इतनी पूरी स्ट्रिंग डाली तो इससे हमें इतने पॉसिबल सेंटेंसेस मिल रहे हैं जो भी हमारे पास डिक्शनरी में अवेलेबल थे। तो इसमें ये 4 पॉसिबल सेंटेंसेस मिल रहे हैं। सेकंड, इसमें ये आई लव सैमसंग मोबाइल इतनी स्ट्रिंग दी है तो इससे आपको ये 2 मिल रहे हैं, ये 2 सेंटेंसेस मिल रहे हैं। तो बस वही करेगा। ये जो स्ट्रिंग है इसमें आई पहले उसने स्लाइस कर दिया, आई को चेक किया कि क्या ये डिक्शनरी में अवेलेबल है, डिक्शनरी में अवेलेबल है तो उसको रिजल्ट में ऐड कराते चला। अगर डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट केस के ऊपर आएगा, एल को, आई और एल को कंसिडर करेगा। आई और एल को कंसिडर कर लिया, मतलब आई तो जुड़ चुका है, एल के ऊपर कंसिडर किया, एल नहीं है। एल के बाद एल एल ओ को चेक किया, एल ओ भी नहीं है। एल ओ वी को चेक किया, एल ओ वी भी नहीं है। एल ओ वी ई को चेक किया तो एल ओ वी ई है, एग्जिस्ट करता है,
तो उसको ऐड करा दिया, और नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जो रिकर्शन कर रहा है, नेक्स्ट टाइम जो कॉल कर रहा है, वो इस पॉइंट से करेगा, ये आइस से करेगा। तो फिर आपका इस तरह से आगे पूरी कर दे, और लास्ट में जब आपकी स्ट्रिंग आ जाएगी तो लास्ट आपका आता है मैंगो। ये मतलब फर्स्ट एग्जांपल में देख लेंगे तो एंड मैन गो, तो मैन तक क्या आ गया। उसके बाद जी ओ चेक किया, ओ के ऊपर उसने देख लिया कि हम एंड ऑफ स्ट्रिंग तक पहुंच गए हैं, हमारा आई इक्वल्स टू एन आ गया है, एन हमारी स्ट्रिंग की लेंथ थी, तो वो इस तक ओ तक के आ गया है। तो उस केस में उसने गो को ऐड कराया, उसके बाद प्रिंट किया, ये पूरा जितना अभी तक के जितना स्टेटमेंट बना था उसको प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद उसने रिटर्न मार दिया। रिटर्न मार दिया तो वो स्ट्रिंग वहां से टूट गई, मतलब रिटर्न मार दिया तो वहां से आपका फंक्शन रुक गया। फिर वो बैक ट्रैक मार के अगले अल्टरनेट के ऊपर जाएगा, अगले अल्टरनेट के ऊपर जाएगा, तो ये आपको बाकी के भी पॉसिबल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, आपके पास स्ट्रिंग दी है जिसमें पैरेंथेसिस और लेटर्स हैं। पैरेंथेसिस आपके मतलब ये ब्रैकेट जो रहते हैं वो पैरेंथेसिस है। हमें मिनिमम नंबर ऑफ इनवैलिड पैरेंथेसिस निकालना है ताकि ये इन वैलिड इनपुट स्ट्रिंग बने। तो वैलिड इनपुट स्ट्रिंग मतलब हर ब्रैकेट के लिए आपका क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए, जो भी आपका ओपनिंग ब्रैकेट है उसके लिए आपके पास क्लोजिंग भी होना चाहिए, पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको। ओपनिंग पैरेंथेसिस के लिए क्लोजिंग पैरेंथेसिस होना, और जितने ओपन हो रहे हैं उतने क्लोज भी होना, नया वाला ओपन होने से पहले। मतलब जैसे इस स्ट्रिंग में देखेंगे तो ये जो है वो क्लोजिंग पहले आ गया, ओपनिंग है ही नहीं इसके। ऐसा कंडीशन अगर आती है कि आपके पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया लेकिन उस क्लोजिंग पैरेंथेसिस के लिए कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं है, तो वो आपका इनवैलिड कहलाएगा। तो उसको निकालने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ कितने पैरेंथेसिस है जिनको आप हटा सकते हैं वैलिड स्ट्रिंग बनाने के लिए, और आपको सारे पॉसिबल रिजल्ट्स निकालने हैं। सारे पॉसिबल रिजल्ट्स के लिए हम फंक्शन के ऊपर आते हैं। तो ये रिमूव इनवैलिड पैरेंथेसिस हमने कॉल किया। इसमें रीसेट अगर मान लीजिए आपके एक बार आप डाल चुके हैं, स्ट्रिंग को कंसिडर कर चुके हैं, मतलब आपका एक बार चला के हो गया फंक्शन, फिर आपको दूसरा अल्टरनेट देखना है, अल्टरनेट सॉल्यूशन देखना है, तो अल्टरनेट सॉल्यूशन के लिए रीसेट। फिर और ये रिमेनिंग सेल्फ डॉट रिमेनिंग उसके ऊपर कॉल किया है एस 0 0 0 एम्प्टी ब्रैकेट 0। तो इसके मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डाले हैं इसमें। ये रिमेनिंग फंक्शन ये है, ये मतलब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से लगा है तो हमने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया। तो इनिशियलाइज में आपका जो भी स्ट्रिंग जा रही है वो आ जाती है, और इसका वैलिड एक्सप्रेशन का बन गया। उसके बाद आपका सेट मिनिमम रिमूव्ड कितने हैं, मिनिमम आपने कितने इसको रिमूव किया है, और रीसेट में वैलिड एक्सप्रेशन आपका जो भी है, वैलिड एक्सप्रेशन में हम डालते जाएंगे स्ट्रिंग्स को, तो वो वैलिड एक्सप्रेशन को वापस ब्लैंक सेट से रिप्लेस कर दिया है। और मिनिमम रिमूव जो है वो फ्लोट डाल दिया, फ्लोट इन्फिनिटी। तो मिनिमम रिमूव जो है हमारे इनिशियलाइज इन्फिनिटी से किया है, फिर उसके बाद जो भी मिनिमम होगा वो हम डालते चलेंगे। तो फिर ये जो रिमेनिंग उसने कॉल किया था ये एक्चुअली रिकर्सिव कॉल है। तो इसमें हम स्ट्रिंग डालेंगे, उसका इंडेक्स लेफ्ट में कितने हैं, उसके राइट में कितने हैं, और अभी अभी तक के आपका जितना एक्सप्रेशन जोड़ते गया है, हम एक एक ब्रैकेट करके चेक करते चलेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन कितना हो गया है, और रिमेनिंग काउंट जो होता है वो लेते चलेंगे। तो इंडेक्स इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अगर इफ इंडेक्स इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब एंड ऑफ स्ट्रिंग पे पहुंच गए हैं, तो उसके बाद हम चेक करेंगे लेफ्ट काउंट इक्वल्स टू राइट काउंट, मतलब लेफ्ट ब्रैकेट जो है उसका काउंट देख लेंगे और राइट ब्रैकेट्स का काउंट देख लेंगे। फिर अगर एग्जिस्टिंग काउंट जो है रिजल्टिंग एक्सप्रेशन का जो लेंथ है वो मिनिमम रिमूव्ड वाले से कम है, मतलब आप जितने भी पैरेंथेसिस को रिमूव करते चलेंगे उसको आप स्टोर करते चलेंगे कि आपने मिनिमम कितने रिमूव किए। अगर अभी वाले इसका काउंट उससे कम है तो उसको हम डाल लेंगे। और पॉसिबल आंसर जो है उसमें आपको एक्सप्रेशन ज्वाइन करते चलना है।
ये मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग जॉइन एक्सप्रेशन, तो आपका जो भी एक्सप्रेशन बनता चल रहा है वो पॉसिबल आंसर में जुड़ता जाएगा। सो इफ इट इज लेस देन रैम काउंट मिनिमम रिमूव्ड, अभी तक का जितना काउंट है वो मिनिमम रिमूव से कम है, उस केस में वैलिड एक्सप्रेशन को आपने रीसेट कर दिया और मिनिमम काउंट जो है उसको अपडेट कर दिया, अभी वाले एक्सप्रेशन का जो काउंट है वो, और वापस से वैलिड एक्सप्रेशन जो है उसमें पॉसिबल आंसर, इस स्टेप में जो पॉसिबल आंसर बना था वो हमने ऐड करा दिया। एल्स, एल्स मतलब अभी ये अभी जो हमने दिया वो लास्ट फाइनल केस का है। अगर मान लीजिए आप एंड ऑफ स्ट्रिंग पे पहुंच गए हैं, आपने पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर लिया, उसके लिए इतना कोड है, इतना कोड जो है वो एंड ऑफ स्ट्रिंग के केसेस के लिए है। आपने ट्रेवर्स करते आ गए फिर एंड ऑफ स्ट्रिंग पे पहुंच गए। एल्स मतलब अब हम लोग स्टार्टिंग केस के लिए देख रहे हैं, तो करंट कैरेक्टर स्ट्रिंग इंडेक्स, तो आप जो भी जिस भी इंडेक्स के ऊपर चल रहे हैं उसको हमने करंट कैरेक्टर बना दिया। अगर करंट कैरेक्टर जो है नॉट इक्वल्स टू दिस एंड दिस, तो हम एक्सप्रेशन में डाल देंगे, मतलब क्योंकि हमें सिर्फ पैरेंथेसिस हटाने हैं। अगर मान लीजिए कोई कैरेक्टर आए, हमें हमें दिया है कि हो सकता है उसमें कैरेक्टर्स भी आए, मतलब पैरेंथेसिस के बीच में ए बी सी डी ऐसे लेटर्स भी आए, तो अगर वो करंट कैरेक्टर पैरेंथेसिस नहीं है तो हम उसको नहीं हटा सकते, तो उसके लिए और हमको बाय डिफॉल्ट उसके एक्सप्रेशन में अपेंड कराते चलना है। फिर से हमने रिमेनिंग कॉल कर दिया नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर, नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर हमने रिमेनिंग कर दिया, और जो एक्सप्रेशन था उसका लास्ट वेरिएबल निकाल उसका उसके ऊपर एक बार पॉप लगा दिया। एल्स मतलब अगर मान लीजिए हम लोग उसके ऊपर जा रहे हैं, वन रिकर्शन इज विथ इग्नोरिंग करंट कैरेक्टर, सो वी मतलब अगर आप करंट कैरेक्टर को इग्नोर कर रहे हैं, करंट कैरेक्टर को इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको छोड़ के नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर जाने के लिए एक बार और इसको कॉल किया, और एक्सप्रेशन में करंट कैरेक्टर अपेंड करते चल रहे हैं, वो अपेंड करके हो गया। तो और लास्ट में ये दो चेक्स हैं कि अगर आपकी स्ट्रिंग जो है उसमें अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो हम लेफ्ट काउंट 1 बढ़ा दे रहे हैं, अगर आपकी क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो हम वापस से इसी सेल्फ रिमेनिंग को कॉल कर रहे हैं, उसमें 1 को बढ़ा दे रहे हैं। तो ये करेगा क्या, आपका जो भी इंडेक्स एक इंडेक्स को स्किप करेगा, आपके एक इंडेक्स को स्किप करके ट्राई करेगा। अगर इंडेक्स स्किप करने से नहीं होता है, एक मिनट, इंडेक्स को स्किप करके ट्राई करेगा, अगर इंडेक्स को स्किप करने से नहीं होता है, ये हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो कंडीशन है यहाँ पे हमने एक इंडेक्स को स्किप करके ट्राई करके देखा कि क्या हम उस इंडेक्स को उस इंडेक्स को ना लेकर उस इंडेक्स को एलिमिनेट करें तो हो सकता है क्या। अगर वैसा नहीं हो, अगर उससे हमें वैलिड एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हम इसको ट्राई करेंगे कि लेफ्ट से हमने देख लिया लेफ्ट का काउंट कितना है, लेफ्ट का काउंट बढ़ा के एक और ऐड कराते चल रहे हैं, अदरवाइज हम राइट का काउंट बढ़ा के चेक करते चल रहे हैं। और एक्सप्रेशन पॉप इसलिए ताकि मतलब आप इसको एक बार रिमूव करके ट्राई कर लीजिए, आपने जो भी जो भी अभी आपका करंट एक्सप्रेशन है उसको करंट एक्सप्रेशन मतलब करंट आपका जो भी इंडेक्स है उसको रिमूव करके चेक कर लीजिए, ये बैक ट्रैकिंग के लिए है। इसको जब आप कॉल करेंगे तो आपको वैलिड एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे। ये वैलिड एक्सप्रेशन की लिस्ट जो है वो रिटर्न करा दी, तो ये आपको दो वैलिड एक्सप्रेशन मिलते हैं। तो यहाँ हर ओपनिंग ब्रैकेट के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट है और वो प्रॉपर ऑर्डर में है, ओपनिंग ओपनिंग क्लोज क्लोज और फिर ओपनिंग क्लोज, मतलब आपके मतलब हर क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए एक ओपनिंग ब्रैकेट ओपनिंग पैरेंथेसिस एग्जिस्ट करता है, और ये एक और पॉसिबल सॉल्यूशन है। ये दोनों दोनों पॉसिबल सॉल्यूशंस जो थे वो उसने प्रिंट करा दी विद मिनिमम नंबर ऑफ एलिमिनेशंस, मतलब जो पैरेंथेसिस इनवैलिड पैरेंथेसिस को रिमूव कर रहे हैं उसके मिनिमम इटरेशंस में करके दिखाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुडोकू सॉल्वर। तो सुडोकू अगर किसी ने न्यूज़पेपर में आता है, ये अगर किसी ने सॉल्व किया हो तो उसको रूल्स पता होंगे, मैं एक बार और बता देता हूँ। तो हमें ऐसा ग्रिड दिया है, ये 9x9 का, छोटे ग्रिड्स भी रहते हैं, ये हम यहाँ पे 9x9 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो 9x9 का हमें जो ग्रिड दिया है उसमें
ये जो मिनी ग्रिड्स दिख रहे हैं, 3x3 के ग्रिड्स दिख रहे हैं, इसमें 1 to 9 सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, यूनिकली आनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर किसी भी पर्टिकुलर रो और कॉलम में 1 to 9 सारे एलिमेंट्स यूनिकली आने चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता मैं सेम रो में 1 1 रिपीट करा दूं या 2 2 रिपीट करा दूं, या फिर सेम कॉलम में ऐसा नहीं कर सकता, सेम कॉलम में भी यूनिक होने चाहिए, और ये जो 3x3 का मैट्रिक्स है उसमें भी यूनिक डिजिट्स आने चाहिए। इस तरह से हमें प्लेस कराना है सुडोकू में। तो हम सॉल्व करते समय तो अलग अलग ट्रिक्स लगाते हैं, कंप्यूटर में करते समय हमें इसको बैक ट्रैकिंग के थ्रू करना है। तो बैक ट्रैकिंग किस तरह से करेगा, इसके लिए रो और कॉलम में अवेलेबल डिजिट्स को चेक करता चलेगा। तो जैसे ये पर्टिकुलर जो हमारी रो है, इसमें हमारे पास 1 अवेलेबल है, फिर 2 अवेलेबल है, 9 7 1 2 9 7, ये 4 चीजें अवेलेबल है। फिर इस ब्लॉक के लिए कॉलम को चेक करेगा। इस इधर पे हमने ये तो देख लिया 1 2 9 7 अवेलेबल है, इस कॉलम में क्या क्या अवेलेबल है, तो 1 2 9 7 में से 1 9 और 7 अवेलेबल है। ठीक है, 1 9 और 7 अवेलेबल है। फिर ये 3x3 के ग्रिड में चेक कर ले रहा है कि 1 9 7 में से हम क्या पॉसिबल किन डिजिट्स को डाल सकते हो। 7 रिपीट हो रहा है, 7 नहीं डाल सकते, तो 1 और 9 पॉसिबल है, 1 और 9 को डाल के चेक करेगा। अगर आपको ऐसे बाकी के भी डिजिट्स को बाकी के भी पॉइंट्स पे आता जाएगा, अगर वैल्यू मिलती तो ठीक, नहीं मिलती है तो पिछले स्टेप पे आके जो भी आपकी अल्टरनेट्स हैं, जो भी जैसे यहाँ पे 1 और 9 दो अल्टरनेट्स है हमारे पास, तो उन दोनों को चेक करते तो जैसे पहले केस में 1 डाल दिया तो सेकंड केस में 9 डाल के चेक करेगा। इस तरह से ये बैक ट्रैकिंग करते हुए पूरे सुडोकू को सॉल्व करेगा। तो ये तो प्रिंटिंग के लिए है ऊपर का फंक्शन, ये तो सिंपल आई जे की रेंज में मैट्रिक्स को प्रिंट करा रहा है। फिर इस सेफ, तो फॉर एक्स इन रेंज 9, तो हम देख ले रहे हैं 1 to 9 में, क्योंकि हम नंबर्स जो डाल रहे हैं वो 1 to 9 में डाल रहे हैं। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर रो में वो नंबर एग्जिस्ट करता है जो हम डालना चाहते हैं, जो भी नंबर हम डालना चाहते हैं वो एग्जिस्ट करता है, तो फॉल्स कर देगा। अगर मान लीजिए उस पर कॉलम में, यहाँ हमने कॉलम को फिक्स कर दिया, रो को हम वेरिएबल चला रहे हैं, उस कॉलम में वो एग्जिस्ट करता है तो फॉल्स कर देगा। और 3x3 की ग्रिड है, तो उसके लिए हमने रो माइनस रो परसेंटेज 3। तो इसके ऊपर आते हैं, ये जीरो इंडेक्सिंग से चलता है। तो जैसे मान लीजिए आप इस पोजीशन पे हैं, तो रो, आप जिस भी रो है माइनस रो परसेंट 3, तो आपका रो वेक्टर ये हो जाता है माइनस रो डिवाइडेड बाय 3। इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपको कितना, सॉरी, रो इसका रो 1 ही आ रहा है, तो रो डिवाइडेड बाय 3 आपको 1 ही मिलेगा। तो 1 to 3 में चेक कर लेगा। यहाँ पे आपका जो है एक पीछे एक आगे, इस हिसाब से वो 3x3 के रो को चेक करते चलेगा। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम निकालने के लिए है। इससे मतलब इससे आप करेंगे, तो अगर मैं 2 के लिए चेक करता हूँ, 2 के लिए चेक कर मतलब फर्स्ट रो के लिए चेक करता हूँ, फर्स्ट रो के किसी के लिए भी स्टार्टिंग रो जो है वो 1 आ जाएगी, 2 के लिए भी इतनी आएगी, 3 के लिए भी इतनी जाएगी, स्टार्टिंग रो 1 आ जाएगी। 3 से डिवाइड करते चल रहे, जैसे अगर मैं फोर्थ रो के ऊपर आता हूँ, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 1 आ गया, 1 माइनस जो भी मेरी रो है वो, तो 3। तो क्योंकि हम जीरो इंडेक्सिंग से आया, 0 1 2 3, तो ये 3 से लेके आगे अब मेरे को स्टार्टिंग रो मिल गई। ऐसे ही मैं डिवाइड करके स्टार्टिंग कॉलम निकाल ले रहा हूँ, स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम मिल गया, तो मैं यहाँ से 3x3 में चेक कर सकता हूँ आराम से। तो 3x3 में भी चेक कर लिया, और चेक वही कर रहे हैं हम कि वो जो भी हम नंबर प्लेस करना चाहते हैं वो आ सकता है कि नहीं। अगर नहीं आ सकता, मतलब अगर वो नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फॉल्स। अगर मान लीजिए ऐसा तीनों तीनों इसमें नहीं होता, वो रो में भी एग्जिस्ट नहीं करता, कॉलम में भी एग्जिस्ट नहीं करता, 3x3 के मैट्रिक्स में भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो रिटर्न ट्रू कर देगा। तो मतलब हाँ, आप उस नंबर को उस पॉइंट पे प्लेस कर सकते हैं। फिर सॉल्व सुडोकू फंक्शन में आते हैं, तो हम चेक करते चलेंगे। अगर मान लीजिए आप एंड तक के आ गए हैं, मतलब आपने पूरा सुडोकू भर दिया है, पूरा सुडोकू भर दिया मतलब आपका सॉल्यूशन पास हो गया, तो उस केस में ट्रू रिटर्न करा देंगे। अगर
फिर आप बीच की कहीं वैल्यूज पे चल रहे हैं, तो चेक इफ कॉलम वैल्यू बिकम्स एन, मतलब अगर आप लास्ट कॉलम पे आ गए हैं तो नेक्स्ट रो पे आएंगे, नेक्स्ट रो को वापस आपने इंक्रीमेंट करा दिया, नेक्स्ट रो पे आ गया, कॉलम को वापस से जीरो बना दिया। फिर उसके बाद आपका जो ग्रिड है उसमें हम चेक करते चलेंगे कि अगर ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक है वो जीरो से बड़ा है, जो भी हमारे एम्प्टी सेल्स हैं, यहाँ पे जो भी एम्प्टी सेल्स हैं, क्योंकि 1 to 9 डिजिट चलते हैं, जो भी एम्प्टी सेल्स हैं उनको हमने अभी जीरो करके रखा है। इनपुट डालेंगे तो यहाँ पे हमने जीरो करके रखा है, तो वो जीरो हम चेक करते चलेंगे। तो अगर मान लीजिए ऑलरेडी नंबर एग्जिस्ट करता है तो उसको तो आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, तो आप इस फंक्शन को नेक्स्ट कॉलम के ऊपर कॉलम इंक्रीमेंट कराते चलेंगे। नेक्स्ट कॉलम के ऊपर चेक करेंगे, नेक्स्ट कॉलम के, अगर आप लास्ट कॉलम तक पहुंच जाते हैं तो आप नेक्स्ट रो के ऊपर आके फिर फर्स्ट कॉलम से चेक कराते चलेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब आप जिसके ऊपर आए हैं वो जीरो है, तो हम नम को चेक करेंगे इन रेंज 1 to n+1 विथ एन इंक्रीमेंटेशन ऑफ 1। तो मतलब ये 1 to 9 चेक करते चलेगा सारे नंबर्स को, कि 1 to 9 जो भी नंबर है क्या वो वहां प्लेस करने के लिए सेफ है, क्या हम उस नंबर को वहां डाल सकते हैं। अगर सेफ है तो हम अपडेट कर देते हैं और इसको मतलब नेक्स्ट कॉलम के ऊपर कॉल कर देते हैं। अपडेट की मतलब हम उस पॉइंट के ऊपर नंबर डाल दिया, उस पॉइंट के ऊपर नंबर डाल के हम नेक्स्ट पॉइंट को चेक कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर दिया। अगर ये इस पॉइंट के ऊपर ये बार बार चलता रहेगा, तो अगर ऐसा हो जाता है, अगर मान लीजिए आप लास्ट कॉलम तक पहुंच जाए तो आपको ट्रू मिल जाएगा, या फिर अगर प्लेसमेंट हो जाती है तो आपको ट्रू मिल जाएगा। ट्रू पिछले कॉल में चला जाएगा। अदरवाइज अगर आप मान लीजिए कि आपका सॉल्यूशन फेल हो जाता है, आप कोई भी वैल्यू नहीं डाल पाते हैं, 1 to 9 के बीच कोई भी पॉसिबल वैल्यू आप नहीं डाल पा रहे हैं, तो उस केस में मतलब आपने पहले की कोई वैल्यू गलत डाली होगी, तो हम इसको जीरो कर देते हैं और रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। फॉल्स कर देंगे तो वो पिछले कंडीशन पे आ जाएगा, पिछले कंडीशन के ऊपर आएगा, पिछले कंडीशन के ऊपर आएगा, तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर चेक करता चलेगा, वो नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू जो भी होगी उसके ऊपर चेक करता चलेगा। क्योंकि मान लीजिए जैसे ऊपर हमने देखा था 1 और 9 पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो ये वन के ऊपर चेक कर लिया, वन के ऊपर चेक करके मान लीजिए अगर फॉल्स आता है, तो वो फॉल्स का कॉल इस पॉइंट पे आएगा। फॉल्स का कॉल जो है वो इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा फॉल्स का कॉल। तो क्योंकि वन ऑलरेडी आपका फॉर लूप में चल चुका है, सॉरी फॉल्स का कॉल यहाँ नहीं, यहाँ पे जो कॉल हुआ है उसमें आएगा। यहाँ पे फॉल्स का कॉल आया तो वो यहाँ पे ऑलरेडी हम 1 को चेक कर चुके हैं, 2 3 4 5 6 7 8 तो डालेंगे नहीं। 9 के ऊपर आएगा, 9 को देख लेगा, हाँ सेफ है, सेफ होने के बाद 9 डालेगा, 9 डाल के फिर आगे की वैल्यूज चेक करेगा। इस तरह आपका पूरे से डोकू में वैल्यूज डलती जाएंगी। तो ये जो भी जीरोस हैं उनके ऊपर वो 1 to 9 सारी वैल्यूज को टेस्ट करेगा, पहले चेक कर लेगा कि वो सेफ वैल्यू है कि नहीं, मतलब पॉसिबल अलाउड वैल्यू है कि नहीं। अलाउड, अगर वो वैल्यू अलाउड है तो उसको डालेगा। डालने के बाद अगर फाइनली एट द एंड यहाँ तक पहुंच जा रहा है, यहाँ तक पहुंच जाता है तो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर बीच में कहीं वो फंस रहा है, बीच में कहीं अगर वो फंसता है तो उस पॉइंट पे वो फॉल्स रिटर्न करेगा, तो पिछले पॉइंट के ऊपर आके चेक करेगा। इस तरह से ये चलेगा। तो ये आपको फाइनल सॉल्यूशन मिल जाता है। फाइनल सॉल्यूशन आपके पूरे सुडोकू का सॉल्यूशन है। फिर ये ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम है। तो आपके पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया है, ग्राफ मतलब आपको नोड्स दिए हैं और वो नोड्स जो है वो किसी किसी भी और अलग नोड से कनेक्टेड है। आपके पास लिस्ट वगैरह जो रहती है उसमें किसी एक पर्टिकुलर नोड से कनेक्शन रहता है, या फिर ट्री जो रहता है उसमें सिंगल नोड डाइवर्ट्स इनटू 2 डिफरेंट नोड्स। बट ये जो ग्राफ रहते हैं, ग्राफ में कोई भी नोड किसी से भी कनेक्टेड हो सकता है, वो देखना पड़ता है। वो आपको मतलब डिटेल दिया रहता है किस नोड का कहाँ से कनेक्शन है। तो वो फिर आप जो ग्राफ है उसको कलर करना है, बट उसके लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स निकालने हैं।
कि दो अल्टरनेट नोड्स में जो नोड्स आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे नोड्स को अल्टरनेट नोड्स बोलेंगे। वो अल्टरनेट नोड्स या फिर एडजेसेंट नोड्स जो हैं, उनमें सेम कलर नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए आपको मिनिमम कितने कलर चाहिए रहेंगे? मैक्सिमम तो आप जितने नोड्स है उतने कलर डाल दीजिए, वो आपको मैक्सिमम हो ही जाता है। बट मिनिमम कितने कलर्स कर सकते हैं? तो उसको चेक करने के लिए ये ग्राफ का क्लास बनाया है, क्लास ग्राफ। उसको इनिशियलाइज कर दिया, तो आप ग्राफ के जितने भी वर्टाइसेस पास कराएंगे, उससे आपका एक एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी, ग्राफ की लिस्ट। ग्राफ का जो भी ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है इस तरह का, इसके ऑर्डर में आपकी लिस्ट बन जाएगी। फिर कलर सेट कराने हमें, तो हम लोग इस ये एक फंक्शन है, इस सेफ टू ऐड द कलर, मतलब कलर को ऐड करना सेफ है कि नहीं। तो ये लिस्ट पास कराई है वी। वी मतलब ग्राफ का कौन सा पोजीशन है आपका वो, और उसके ऊपर जितने आप इंडाइसेस चला सकते हैं। कलर आपका अभी एग्जिस्टिंग कलर्स में से कौन सा एग्जिस्टिंग कलर कौन सा डाल सकते हैं, और एडजेसेंट मतलब इसके जो जस्ट जुड़ा हुआ नोड है उसमें कौन सा कलर है। तो अगर आप ग्राफ के उस नोड के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब ग्राफ का नोड ऑलरेडी वन है, तो आप फॉल्स करा देंगे। अदरवाइज आपका जो भी सिलेक्टेड कलर है उसके इक्वल आ जाता है, आपके कलर्स की लिस्ट में जो भी है उसके इक्वल आ जाता है, तो फॉल्स रिटर्न करा देना है। फॉल्स रिटर्न मतलब वो सेफ नहीं है, उस कलर को हम ऐड नहीं कर सकते। अदरवाइज हम ट्रू रिटर्न कराएंगे। ट्रू रिटर्न कराएंगे, तो ये हमने ग्राफ कलरिंग का एक मेन फंक्शन बनाया है। इसमें क्या होगा, कलर्स की जो लिस्ट है उसमें आपका सेल्फ डॉट वी आपके जितने वर्टाइसेस हैं उतने कलर्स जुड़ जाएंगे। मतलब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर्स है, इससे तो ज्यादा होंगे नहीं। और वो जीरो करके रखा है, तो मतलब हर वर्टाइसिस का क्या कलर है। तो अभी एग्जिस्टिंग कलर हमने अभी कोई नहीं डाला, तो वो जीरो से इनिशियलाइज किया है। तो ये मतलब जैसे मान लिया आपके यार फोर वर्टाइसिस हैं, तो फोर वर्टाइसिस का 0 0 0 0 बन जाएगा। अब ग्राफ कलरिंग यूटिलिटी को कॉल करते हैं। अगर ये नल वैल्यू रिटर्न करती है, या फिर नल मतलब इसके इक्विवेलेंट में अगर फॉल्स भी आता है तो भी वो नल में आएगा। अगर वो रिटर्न करती है तो ये फॉल्स रिटर्न करती है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मान लीजिए इससे ट्रू रिटर्न आता है, तो ये कंडीशन हट जाएगी, तो ये इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगा और इसके ऊपर आ जाएंगे प्रिंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। एंड कलरिंग क्या है, तो सीन कलर की आपकी जो भी लिस्ट है, आपकी कलर की ये जो लिस्ट बन रही है उसमें कलर के नंबर के फॉर्म में जुड़ जाएगा। तो जैसे हमारे पास चार वर्टाइसिस का ग्राफ है, चार वर्टाइसिस का ग्राफ, उसके कनेक्शंस किस तरह से होते हैं, तो ये ग्राफ को लिखने का तरीका है कि कौन सा नोड किससे कनेक्टेड है, तो वो। और यहाँ पे ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, तो यहाँ पे एम की वैल्यू पास की है। एम मुझे देखना पड़ेगा कि क्या है। तो एम सिर्फ वो इंडेक्सिंग देखने के लिए है। एम मतलब आपका जो भी लेंथ है उससे -1। अगर आपको जीरो इंडेक्सिंग करनी है तो -1, अगर आपको वन इंडेक्सिंग करनी है तो एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन ग्राफ। वो आपको बस करना है, वो करा देंगे तो आपको सॉल्यूशन इस तरह से प्रिंट होगा कि आपको किस वर्टाइस को कौन सा कलर मिल रहा है। तो यहाँ मिनिमम 3 कलर हमें लग रहे हैं, कि मतलब किसी भी एडजेसेंट नोड में आपका कलर सेम ना है। तो उसके लिए मतलब आपको पहले वर्टाइसिस को एक कलर दिया, दूसरे वर्टाइसिस में कलर चेंज किया, थर्ड वर्टाइसिस में कलर चेंज किया, और उसके बाद फोर्थ वर्टाइसिस में पिछला जो सेकंड वाला कलर था वो अवेलेबल था, वो कलर हम डाल सकते, तो फोर्थ वर्टाइसिस में वो डाल दिया है। इसके इसके ऊपर आते हैं, यूटिलिटी फंक्शन के ऊपर आते हैं। तो एम जो है वो सिर्फ आपकी इंडेक्सिंग के लिए है। तो इंडेक्सिंग हम कर रहे हैं, तो ग्राफ कलरिंग वी इक्वल्स टू सेल्फ डॉट वी, एक जो वर्टाइसिस की लिस्ट है वो बना दी। अगर मान लीजिए आपके सारे वर्टाइसिस हो जाते हैं, मतलब सारे वर्टाइसिस उसमें आ गए हैं वी में, तो आप उसको ट्रू रिटर्न करा देंगे। अदरवाइज फॉर सी इन रेंज 1 to m+1, तो ये वन इंडेक्सिंग थी,
मतलब 1 से स्टार्ट होने वाली इंडेक्सिंग है तो m+1 कर दिया। अगर ये 0 इंडेक्सिंग होती तो m तक के भी चल जाता है। m आपकी रेंज है, कितने वर्टाइसेस डाले आपने। तो हम पहले चेक कर ले रहे हैं कि पिछले वाले मतलब हमारे पिछले वाले जो पिछले वाला नोड या फिर जो भी जितने कनेक्टेड नोड्स हैं उनमें तो ये ऑलरेडी कलर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर ऑलरेडी वो कलर एग्जिस्ट कर रहा है तो तो फॉल्स आ जाएगा। अदरवाइज अगर वो उस कलर को यूज करना सेफ है, अगर मान लीजिए यहाँ ट्रू आता है मतलब उस कलर को यूज करना सेफ है, तो ये ट्रू आ जाएगा। उस केस में उस पर्टिकुलर वर्टेक्स के लिए हम वो कलर ले लेंगे। तो कलर अभी हम नंबर से चला रहे हैं, 1 to m नंबर से चला रहे हैं, तो वो नंबर हम ले लेंगे और दोबारा से कॉल कर दिया आगे आने वालों के लिए। अगर मान लीजिए आगे आने वाले वर्टाइसेस के लिए आपको कलरिंग पैटर्न मिल जाता है तो ट्रू रिटर्न करा देंगे। अगर मान लीजिए आगे आने वर्टाइसेस के ऊपर कलरिंग पैटर्न अवेलेबल नहीं है तो ये कलर वी जो है वो जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब हमने वो जो पर्टिकुलर वैल्यू पर्टिकुलर सेट किया था, पर्टिकुलर कलर सेट किया था, वो हमने हटा दिया। वापस से ये अनकलर्ड है। दोबारा से जब ये कॉल होगा ग्राफ कलरिंग, ये नेक्स्ट लूप में जब चलेगा तो वो तो वो नेक्स्ट कलर के ऊपर चेक कर लेगा उसको। और अगर मान लीजिए वो ट्रू हो जाता है तो आप नेक्स्ट जो नोड या फिर वर्टाइस है उसके ऊपर आप चेक कर लीजिए। तो इस तरह आपको मतलब ग्राफ के सारे पॉइंट्स के ऊपर कलर मिल जाएगा। मतलब कोई भी एडजेसेंट पॉइंट सेम कलर के नहीं होंगे, सारे एडजेसेंट पॉइंट्स अलग अलग कलर के होंगे। फिर गिवन अ स्ट्रिंग प्रिंट ऑल पॉसिबल पैलिंड्रोमिक पार्टीशंस। हमें स्ट्रिंग है उसके पार्टीशंस ऐसे करने हैं जो कि पार्टीशंस खुद में पैलिंड्रोम हो। पैलिंड्रोम मतलब अगर हम उसको रिवर्स भी कर दें, अगर हम लास्ट लेटर से फर्स्ट लेटर की तरफ आए या फिर फर्स्ट लेटर से लास्ट लेटर की तरफ, तो दोनों कंडीशन में सेम रहे तो उसको हम पैलिंड्रोम कहेंगे। तो हम अपने स्ट्रिंग के कितने ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल में स्ट्रिंग है नितिन, तो इसके हम ऐसे कितने पार्टीशन कर सकते हैं कि पैलिंड्रोम बने। तो अगर सिंगल लेटर रहता तो वो पैलिंड्रोम कहलाता ही है, तो सिंगल लेटर्स का हो गया। फिर एन सिंगल लेटर ITI एक पैलिंड्रोम हो गया और एन सिंगल लेटर, तो ये एक पॉसिबल पैलिंड्रोम हो गया। और जो पूरा वर्ड है वो खुद में पैलिंड्रोम होना पॉसिबल है, तो वो पूरा वर्ड। तो पैलिंड्रोम पार्टीशन को हम कॉल करते हैं यहां से। तो ऑल पैलिंड्रोम पार्टीशंस की एक फंक्शन बनाए, इसमें हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली, सारे मतलब जितने हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस है, पॉसिबल सॉल्यूशंस को स्टोर करने के लिए हमने एक ऑल पार्ट करके लिस्ट बना ली। और करंट जो है वो करंट सॉल्यूशन जो उसके ऊपर हम चल रहे हैं, मतलब क्योंकि वो पार्टीशन जोड़ते कम होते रहेंगे तो करंट जो हम पार्टीशन के ऊपर चल रहे हैं उसको लिए करंट पार्टीशन कर दी। और ये जो यूटिलिटी फंक्शन था ऑल पैलिंड्रोम पार्टीशन, उसको कॉल कर दिया। तो इसका हमें ये जो ऑल पार्ट जो लिस्ट है उसमें अपडेट होती रहेंगी, जितने भी पॉसिबल पैलिंड्रोमिक पार्टीशन है वो ऐड होते रहेंगे। और एट द एंड मतलब जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम उसको प्रिंट करा देंगे। तो ये पैलिंड्रोमिक पार्टीशन वाला पार्ट देख लेते हैं। ये तो ये लिस्ट हम पास करा रहे हैं कि अभी एग्जिस्टिंग हमारे पास कितने अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं। हम करंटली किस सॉल्यूशन के ऊपर चल रहे हैं, वो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स, क्योंकि हम पार्टीशन ले रहे हैं तो एक स्टार्टिंग इंडेक्स होना चाहिए। एन जो है मतलब हमारी लिस्ट जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है, स्ट्रिंग कितनी लंबी है या फिर कितनी स्ट्रिंग बची है वो। और जो हमारी स्ट्रिंग है मतलब स्ट्रिंग वो पूरी स्ट्रिंग भी हो सकती है या फिर कोई पार्टीशन जिसके ऊपर हम चल रहे हो वो स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो अगर मान लीजिए स्टार्ट हैज रीच्ड एन लेंथ, मतलब एन लेंथ तक के पहुंच गया है, मतलब हमने पूरी स्ट्रिंग को कवर कर दिया है, पूरी स्ट्रिंग को कवर कर दिया है, तो एक्स जो है उसमें हम करंट पार्ट को कॉपी करेंगे, क्योंकि वो ये लिस्ट है तो अगर हम बाय रेफरेंस चलती है तो लिस्ट लिस्ट जो है वो मॉडिफाई होती रहती है। अगर हमें मॉडिफाई नहीं होने देना तो हमें उसको अलग से एक कॉपी बनानी पड़ेगी। तो हमने कॉपी बनाया और उस कॉपी को ऑल पार्ट वाले में सेव कर लिया। ऑल पार्ट मतलब अभी तक ऑल पार्ट में सेव हो गया, तो मतलब वो एक पर्टिकुलर पार्टीशन है जो हमने सेव कर दिया है। अदरवाइज अगर हम बीच में कहीं पे चल रहे हैं तो हम लोग आई इन रेंज करेंगे जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि हो सकता है आप किसी पार्टीशन के ऊपर चल रहे हो,
अगर आप फर्स्ट इटरेशन है आपका तो स्टार्टिंग पॉइंट जीरो ही रहेगा। अगर आप किसी बीच में इटरेशन के ऊपर चल रहे हो तो वो बीच वाला इटरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट और आपका फाइनल लेंथ स्ट्रिंग की वो हो जाएगा। उसमें चेक कर लिया कि आपका जो भी पार्टीशन जा रहा है क्या वो पार्टीशन वो है आपका वैलिड स्ट्रिंग है स्टार्टिंग से लेके जिस पॉइंट पे आप पार्टीशन कर रहे हैं उस पॉइंट तक के चेक कर लिया क्या वो पैलिंड्रोम है। अगर वो पैलिंड्रोम है तो हम करंट वाले में उसको अपेंड करते चल रहे हैं, करंट पार्ट में उसको अपेंड करते चल रहे हैं। तो करंट पार्ट में वो अपेंड हो गया। ये +1 इसलिए कर दिया ताकि ith इंडेक्स भी कवर हो जाए, अदरवाइज ith इंडेक्स कवर नहीं होगा। करंट पार्ट में उसको अपेंड कर दिया और उसको दोबारा से उसके आगे से लगा दिया। i+1 जो आपका नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम वो कॉल होगा वो i+1 से कॉल होगा। और उस फाइनली एट द एंड जो जब आपका हो जाता है, अगर मान लीजिए आपको पार्टीशन नहीं मिलता, यहाँ पे ट्रू वैल्यू नहीं मिलती है, मतलब अगर मान लीजिए आपको पैलिंड्रोमिक पार्टीशन नहीं बन रहा है किसी एक कॉम्बिनेशन में, तो उस केस में फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स रिटर्न करेगा तो यहाँ पे आ जाएंगे तो वो करंट पार्ट पॉप कर दे, मतलब वो आपका वैलिड सॉल्यूशन नहीं है, उसको हटा दीजिए। अदरवाइज एंड ऑफ लिस्ट का हम कंडीशन देख चुके हैं। अगर आप एंड ऑफ लिस्ट तक पहुंच चुके हैं तो आपके अभी तक के ये सारी अभी तक के जो इस पैलिंड्रोम पार्ट है वो चेक करते चल रहा होगा सारे पार्टीशंस को। तो उसने चेक कर लिया कि सारे पार्टीशंस वैलिड हैं, सारे पार्टीशंस पैलिंड्रोम हैं और फिर आप एंड ऑफ लिस्ट तक पहुंच गए तो आपका मतलब वो एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो गया। तो उसके बाद उसको कॉपी कर लेगा और उसके बाद और जो आपका फाइनल लिस्ट है ऑल पार्ट्स वाली लिस्ट है और मतलब सारे जो पॉसिबल सॉल्यूशंस वाली लिस्ट है उसमें अपेंड कर देगा। तो इसको जब हम कॉल करेंगे तो आपको पॉसिबल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसने क्या किया, एन को डाला, एन को चेक किया, हाँ हो रहा है पैलिंड्रोम है, इसको जोड़ दिया। आई को चेक किया, हाँ आई भी पैलिंड्रोम है, ठीक है कर दिया। नेक्स्ट इटरेशन में वो क्या कर रहा है, एन डाल दिया, ठीक है मतलब एन आई को चेक किया नहीं हो रहा है, एन आई टी को चेक किया नहीं हो रहा है, एन आई टी आई को नहीं हो रहा है, एन आई टी आई एन पॉसिबल है तो एन आई टी आई एन जुड़ गया। फिर एन को अलग से रख के आई को चेक किया, आई नहीं होगा, आई टी नहीं होगा, आई टी आई हो जाएगा, आई टी आई पैलिंड्रोम बन जाएगा तो वो जुड़ जाएगा और लास्ट का एन जुड़ जाएगा। इस तरह से वो पार्टीशंस को पैलिंड्रोम चेक कर रहा है। पार्टीशंस पैलिंड्रोम होने चाहिए आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एन एरे ऑफ साइज n चेक इफ इट कैन बी पार्टीशन इन टू पार्ट्स सच दैट सम ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ पार्ट इज सेम। तो आपके पास एक एरे दिया है, इसमें से आपको ऐसे सब एरेज निकालने हैं, सब एरेज या फिर पार्टीशंस निकालने हैं जिनका सम इक्वल हो। तो जैसे ये 3159 है तो इसमें एक पॉसिबल है कि 9 प्लस कि मैं 9 3 और 12 ये एक पार्टीशन ले लूं तो 9 3 का सम 12 हो जाता है, 12 का 12 भी रहेगा तो ये एक पॉसिबल पार्टीशन है। फिर इसमें 315 कर दूं, 315 का हो जाता है सम 9, 315 एक पार्ट और दूसरा पार्ट 9 ये ले लूं तो हो जाता है। हम मतलब एक्सक्लूड कर सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स को। तो ऐसे में क्या हमारे पास दो पार्टीशन मिलते हैं जिनका सम इक्वल है, वो हमें चेक करना है। तो फाइंड पार्टीशन में हमने लिस्ट पास करी अपनी, जो भी नंबर्स की लिस्ट है वो, उसकी लेंथ ले ली, इनिशियल सम को 0 रखा है। सो फॉर आई इन रेंज 0 to n तो हमने मैक्सिमम सम निकाल दिया, मैक्सिमम कितना पॉसिबल सम है। अगर सम ऑड है तो ऐसा कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है जिसमें आप इक्वल पार्टीशन निकाल सके, इक्वल सम के पार्टीशन निकाल सके। ऑड ऑड में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सम आपका इवन ही होना चाहिए। तो ऑड के केस में हमने फॉल्स रिटर्न करा दिया। अदरवाइज अगर वो इवन है तो एरे इवन है तो हम वापस से एरे को चेक कर रहे हैं फॉर एन एंड सम इज इक्वल टू हाफ। इस सबसेट सम में हमने उसको चेक कर लिया। इस सबसेट सम क्या करेगा, बेस केस अगर आपका सम 0 है तो ट्रू रिटर्न करा देगा। एन इक्वल्स टू 0 मतलब आपके लिस्ट के एंड तक के आ गए हैं, मतलब लिस्ट में अब कुछ बचा ही नहीं है, आपने पूरी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को डाल के देख लिया बट आपको इक्वल सम नहीं मिल रहा है। या फिर
आपका सम नॉट इक्वल्स टू जीरो है, क्योंकि वो सम को हाफ करते चलेगा तो एक कंडीशन ऐसी आनी चाहिए या तो सम जीरो हो जाए। वैसा अगर नहीं आता है तो उस केस में वो फॉल्स रिटर्न करा देगा। अदरवाइज इग्नोर इफ लास्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सम, देन इग्नोर इट। अगर मान लीजिए आप जो एलिमेंट है वो सम से बड़ा आ रहा है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। अदरवाइज वापस से इस फंक्शन को कॉल करेंगे रिकर्सिवली। काय के लिए? हमारी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ सम है वो, और n-1, तो हम एक इंडेक्स पीछे जा रहे हैं, मतलब लास्ट एलिमेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, लास्ट एलिमेंट को कंसिडर किए बिना। अदरवाइज मान लीजिए लास्ट एलिमेंट आपके सम से छोटा ही आता है, लास्ट एलिमेंट भी आपके सम से छोटा है, तो इन दैट केस हम एक बार चेक कर ले रहे हैं लास्ट एलिमेंट को हटा के कि लास्ट एलिमेंट को हटाने से कुछ हो रहा है क्या, या फिर लास्ट एलिमेंट की वैल्यू को उससे हटा के, सम में से उस लास्ट एलिमेंट की वैल्यू को अगर आप हटा के देख रहे हैं तो चेंज हो रहा है क्या। तो आपको उस पार्टीशंस बनते जाएंगे उसके लिए, और उस पार्टीशन के लिए अगर सम कहीं पे भी इक्वल आ जाता है तो वो आपको दे देगा। सम में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती जाएगी। अगर मान लीजिए सम की वैल्यू जीरो हो जाती है तो इक्वल पार्टीशन बन जाता है। अगर सम की वैल्यू इक्वल नहीं हो रही है, सम की वैल्यू इक्वल नहीं हो रही है, तो उस केस में सम जीरो नहीं बन पाएगा। लिस्ट तो खत्म हो जाएगी लेकिन सम जीरो नहीं बन पाएगा। पॉसिबल है कि नेगेटिव में चला जाए या फिर सम कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उस केस में फॉल्स आ जाएगा, अदरवाइज ट्रू। तो ये मतलब हर नेक्स्ट सबसेट के लिए चेक करता चलेगा, आपको जहां पे भी ट्रू मिल जाता है उस पॉइंट पे ट्रू रिटर्न करा देगा, तो आपको ट्रू मिल जाएगी। यहाँ पे दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे तो वो मैंने बता दिए, अदरवाइज आपको ट्रू मिल ही रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक और चेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। चेस में होता है नाइट, या हिंदी में हम लोग उसको घोड़ा बोलते हैं। तो घोड़े की आपको चाल पता है, ढाई घर चलता है। तो इधर मेरे पास चेस बोर्ड तो नहीं है। अगर ढाई चाल कैसे, दो ब्लॉक किसी भी डायरेक्शन में, फिर एक ब्लॉक लेफ्ट या फिर राइट, या फिर वन ब्लॉक लेफ्ट और राइट, और उसके बाद अप एंड डाउन में दो ब्लॉक्स। तो ये नाइट के मूव्स रहते हैं। तो वो नाइट के मूव्स के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक एम्प्टी बोर्ड है, एन क्रॉस एन का चेस बोर्ड दिया है, और नाइट को रख दिया फर्स्ट ब्लॉक पे, जो फर्स्ट आपका जो भी बॉक्स रहेगा उसके ऊपर रख दिया है। और नाइट को जो है चेस के रूल्स के अकॉर्डिंग चलाना है, मतलब ढाई घर ही चलाना है, किसी भी डायरेक्शन में आप चला सकते हैं। बट अगला कंस्टेंट क्या है कि नाइट मस्ट विजिट ईच स्क्वायर एग्जैक्टली वंस, मतलब आप किसी भी ब्लॉक के ऊपर सेकेंड टाइम नहीं जा सकते, आप एक ब्लॉक के ऊपर एक ही बार जाएंगे। और आपको उस ऑर्डर में नाइट को चलाना है कि आपके जो भी चेस बोर्ड है उसके सारे सेल्स विजिट हो जाएं। सारे सेल्स विजिट हो जाएं तो ये मैं दिखाता हूँ। तो ये आपका तो ये स्टेप्स के ऑर्डर में आना चाहिए आंसर, कि आप चेस बोर्ड जो है वहां पे कहाँ कहाँ जा रहे। तो जीरो था, फर्स्ट स्टेप में ये ढाई घर इस तरह से चला, दो ब्लॉक इधर आया, सॉरी एक ब्लॉक इधर, एक ब्लॉक राइट में आया, दो ब्लॉक नीचे आया, ये फर्स्ट। फिर सेकंड मूव में इस पॉइंट पे आया, थर्ड मूव में इस पॉइंट पे, फोर्थ मूव में इस पॉइंट पे, फिर फिफ्थ सिक्स सेवन्थ। ये किसी भी ब्लॉक के ऊपर रिपीटेड सेकंड टाइम नहीं जाएगा, किसी भी ब्लॉक के ऊपर सिर्फ एक ही बार जाएगा, और इसको सारे ब्लॉक्स कवर करने हैं। जितना हमारा पूरा मैट्रिक्स है, जितना हमारा मतलब चेस का बोर्ड है, बोर्ड के सारे ब्लॉक्स को कवर करना है, और उसके बोर्ड के सारे सारे ब्लॉक्स को कवर करना है, और उसमें वो बताना है कि सारे ब्लॉक्स कवर करने के बाद वो कितने क्या मतलब सारे ब्लॉक्स कवर हो पा रहे हैं कि नहीं, गिवन दैट कि आप उसी के मूव से चले। तो ये हमारा फंक्शन आता है सॉल्व नाइट मूव। तो इसमें हम लोग बोर्ड को इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। तो बोर्ड हमारा जो भी एन की वैल्यू पास की है, जैसे हमारा नॉर्मल बोर्ड रहता है 8x8 का, ऊपर हम लोग एक बार फॉल्स बनाया था, एक बार जीरो बनाया था, यहाँ पे हम लोग -1 डाल रहे हैं। ये -1 पे हमने बोर्ड को इनिशियलाइज करके, मतलब बोर्ड के सारे ब्लॉक्स जो है उनको -1 करके रखा है। मूव्स के लिए कोऑर्डिनेट्स बना लिए हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे टू ब्लॉक्स चले, वन ब्लॉक वाई एक्सिस पे चले, ये फॉरवर्ड के लिए। वन ब्लॉक एक्स एक्सिस पे, टू ब्लॉक्स वाई एक्सिस पे, फिर एक्स एक्सिस के ऊपर -1, मतलब एक ब्लॉक पीछे,
2 ब्लॉक नीचे, या फिर 2 ब्लॉक पीछे, 1 ब्लॉक नीचे, या फिर 2 ब्लॉक पीछे, 1 ब्लॉक ऊपर। तो ऐसे जितने सारे पॉसिबल मूव्स रहते हैं, यहाँ 8 पॉसिबल मूव्स रहते हैं नाइट के किसी भी पोजीशन पे जाने के लिए। तो वो सारे 8 मूव्स के लिए हमने बना लिए कि जो हमें नेक्स्ट मूव करना है, मतलब हमें सिर्फ रो और कॉलम की पोजीशंस को चेंज करना है। और जिस भी हम रो और कॉलम को सिलेक्ट करके चल रहे हैं उसकी उसको बस हमें चेंज करना है, तो वो उसके ऊपर हम जाएंगे। बोर्ड इनिशियली जो है उसको जीरो कर दिया है। जीरो मतलब उस पॉइंट के ऊपर नाइट है, क्योंकि कहीं तो रखना पड़ेगा ना उसको, तो जीरो पोजीशन स्टार्टिंग पे रखा है। और स्टेप काउंटर चला रहे हैं कि मतलब किसी भी पोजीशन पे जाने पे आप कितने आपने स्टेप्स चले हैं। तो अगर मान लीजिए 8x8 का बोर्ड है तो उसमें आपके पास रहते 64 ब्लॉक्स। तो मान लीजिए आपने 64 स्टेप्स चल लिए, तो इसका मतलब आपका पूरा ब्लॉक कवर हो गया। उस केस में मतलब हमारा ट्रू रिटर्न आ जाएगा, मतलब हमने सारे ब्लॉक्स को कवर कर लिया है। अगर मान लीजिए फाइनल पोजीशन 64 से कम आती है तो इसका मतलब आपका अभी सॉल्यूशन नहीं मिला है। उस केस में हमें दूसरे तरीके से जाना पड़ेगा। तो ये मतलब इसका रिकर्सिवली चलाने के लिए फंक्शन किया है। तो वो है एन, मतलब आपके बोर्ड का साइज, आपके बोर्ड का करंट पोजीशन, बोर्ड का मतलब करंट सिचुएशन की, मतलब कौन से सेल विजिटेड है, कौन से सेल अवेलेबल है वो। उसके बाद आपका नाइट जहां भी रखा है उसका करंट पोजीशन, रो कॉलम के फॉर्म में है करंट पोजीशन, रो कॉलम या फिर एक्स वाई के फॉर्म में, आप जैसा भी चाहें। आप कौन सा मूव कर रहे हैं, तो आपके पास ये 8 पॉसिबल मूव्स हैं। एक्स मतलब एक्स की 8 पॉसिबल वैल्यूज है और वाई की 8 पॉसिबल वैल्यूज है। तो अभी आप एग्जैक्टली कौन सा मूव चलाने वाले हैं वो, और पॉज मतलब आप अभी तक के कितने स्टेप्स चले हैं, मतलब कितनी वैल्यूज आप चेक कर चुके हैं। और अगर मान लीजिए इसका वैल्यू फॉल्स आ जाता है, मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो प्रिंट करा देंगे, तो पोजीशन की वैल्यू जहां जहां डली होगी बोर्ड में उसको हम प्रिंट कराते चलेंगे। तो ये यूटिलिटी है, ये हमारा मेन रिकर्सिव फंक्शन है। इसमें हमारे बोर्ड का साइज, बोर्ड का करंट स्टेटस, हमारा एक्स और अभी करेंटली किस पोजीशन पे है हमारा नाइट, वो हम नेक्स्ट मूव कौन सा करना चाहते हैं वो, और अभी तक के हम लोग कितने स्टेप्स चले हैं वो। तो हम लोग चेक कर लेंगे। पोजीशन इक्वल्स टू एन स्क्वायर, मतलब आपका बोर्ड का जो भी है, अगर 8x8 है और आप 64th पोजीशन पे पहुंच गए हैं तो उस केस में आपको और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे ट्रू रिटर्न करा दीजिए, मतलब आपने पूरा बोर्ड कवर कर लिया है। अगर मान लीजिए ये नहीं होता है तो आप नेक्स्ट पोजीशन पे ट्राई करते चलेंगे। तो फॉर आई इन रेंज 8, मतलब अभी मतलब 8x8 का बोर्ड है। आप चाहे, अगर आप दूसरे बड़े बोर्ड के लिए चाहें तो हम एन डायरेक्ट एन पास कर दे तो भी चलेगा। हमने एक एक कर एक एक करके सारी वैल्यूज को चेक किया। जितने भी हमारे मूव्स हैं उनको हम डाले, तो रेंज 8, सॉरी मैं गलत बोल दिया, बोर्ड का साइज नहीं, ये नंबर ऑफ पॉसिबल मूव्स हैं। तो फर्स्ट मूव क्या रहेगा, एक्स का 1 वाई का 1। सेकंड मूव क्या रहेगा, एक्स का 2 वाई का 2। जो हमारे पास मूव्स की लिस्ट है ये, इसमें 1 1 मतलब 2 1 चलिए, 1 1 2 -1 2। तो इस तरह की पोजीशन चलने गए तो हम उनको चेक करते चलेंगे। तो क्या वहां तक जाना सेफ है, तो हमने सेफ वाला फंक्शन में नहीं बताया, नहीं बताता हूँ। अगर उस पोजीशन पे जाना सेफ है तो वो जो भी पोजीशन आपकी चल रही है वो आप बोर्ड पे अपेंड करा दीजिए। वो बोर्ड पे अपेंड करा दिया, और फिर नेक्स्ट पोजीशन के लिए आप चेक कर रहे हैं तो आपकी जो जो भी करंट पोजीशन रहेगी वो न्यू एक्स न्यू वाई में आ जाएगी। मतलब अभी आपने जो भी अपडेट की है, नाइट नाइट को मूव कि कोई मूव चला है नाइट का, तो आपका जो न्यू एक्स है न्यू वाई है वो ऊपर कैलकुलेट हो गया है। वो आपका न्यू हो जाएगा। उसके बाद आप वापस से मूव की लिस्ट पास कराएंगे तो नेक्स्ट मूव ट्राई करके देखेगा। ये पोजीशन +1, क्योंकि हम एक पोजीशन ऑलरेडी ऐड करा, तो नेक्स्ट टाइम हमें नेक्स्ट पोजीशन को चेक करना, तो पॉज +1। बैक ट्रैकिंग मतलब इससे ये अगर हो जाता है, अगर ये हो जाता है तो रिटर्न ट्रू करा दीजिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उस केस में हम उसको वापस -1 बना दे रहे हैं, मतलब
जो भी हमारी पोजीशन थी, जिस पोजीशन के ऊपर हम चेक कर रहे थे, उसको हमने ये पॉस वैल्यू दी थी, उसको वापस से -1 बना दिया। तो अगर हमारे पास उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर मूव अवेलेबल है, तो वो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, बस ये देखना है कि वो मूव करने पे, वो उस पर्टिकुलर मूव पे हम बोर्ड के बाहर तो नहीं जा रहे हैं। ये जो 4 कंडीशंस है वो बोर्ड के बाहर के लिए। और या फिर वो बोर्ड जो है वो ऑलरेडी मतलब वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो -1 है तो अवेलेबल है। हाँ, क्योंकि हम पोजीशंस अपडेट करते चल रहे तो हमने -1 दे दिया था, -1 की कोई वैलिड पोजीशन होगी नहीं। तो -1 है तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं। अगर बोर्ड के अंदर है, ये 4 चीजें चेक कर ली, तो अगर आप बोर्ड के अंदर हैं, विद इन द बोर्ड हैं, और आपने क्या तो वो कर लिया, -1 मतलब वो पर्टिकुलर सेल अवेलेबल है, तो ट्रू रिटर्न करा देंगे, अदरवाइज फॉल्स। तो इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे तो इस तरह से मिलेगा। इन शॉर्ट हमने यहाँ पे 0 पे रखा था। पहले इसमें हमारा नाइट इस पोजीशन पे चला, सेकंड इसमें इस पोजीशन पे आया, थर्ड इसमें इस पोजीशन पे आया, फोर्थ में इस पोजीशन पे आया, फिफ्थ में इस पोजीशन पे आया, सिक्स्थ में इस पोजीशन पे आया। तो ये मतलब पूरा बोर्ड हमारा भर गया। और फाइनली जब हमें वो मिला क्या, ये 60, 61, 62, 63, 63 मिला। तो 63 के बाद हमने जब एक और इटरेशन मारा, एक और बार इस फंक्शन को कॉल किया, तो ये कंडीशन आ गई। कहाँ गई? ये कंडीशन आ गई कि पोजीशन इक्वल्स टू n स्क्वायर, मतलब बोर्ड का साइज है उसका स्क्वायर्ड है। तो मतलब हम लोग एंड ऑफ बोर्ड तक पहुंच चुके हैं, एंड ऑफ बोर्ड तक पहुंच चुके हैं, तो डायरेक्ट टू रिटर्न करा दो। आगे आपको आगे और कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट मूव करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये नाइट टूर को प्रॉब्लम चलेगा। सो आज का लास्ट क्वेश्चन, आपके पास एक सेट दिया है, given a set of n integers, divide it into two subsets of n/2 sizes each। मतलब अगर आपके पास दो सेट दिए, अगर इसमें ऑड वैल्यूज हैं तो मतलब एक में कम एक में ज्यादा वैल्यूज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास इवन वैल्यूज है तो इक्वल साइज के सबसेट्स बनाने हैं। और इक्वल साइज के सबसेट्स कैसे बनाने हैं, या तो उनके बीच का म्यूचुअल डिफरेंस, मतलब ये एग्जांपल दिए 345 -300 189 54 23 20। तो इससे जो दो सबसेट्स बनते हैं, ये जो दो सबसेट बने हैं, इनको अगर हम सम कर देते हैं, सॉरी, अगर हम इनको सम कर देते तो इनका आपस का डिफरेंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर सबसेट्स बनाए हैं, उनके लिए दोनों का सम 148 आ रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंस 0 हो जाता है। तो हमें ऐसा मिनिमम डिफरेंस वाले सबसेट्स बनाने हैं। तो मतलब हमने यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल सबसेट है, हमारा ओरिजिनल लिस्ट है वो, और जो दो हम सब लिस्ट बना रहे हैं, मतलब सबसेट्स बना रहे हैं वो, और एक ये लुकअप फंक्शन, तो लुकअप वो सम के लिए चेक करता रहेगा। और यहाँ पे एब्सोल्यूट, तो डिफरेंस जो भी है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैलकुलेट करते चल रहे हैं। तो n इक्वल्स टू 0, मतलब अगर मान लीजिए आपने पूरी सारे एलिमेंट्स को S1 और S2 में डाल दिया है, तो उसके बाद आप डिफरेंस चेक कर ले रहे हैं, उसके पहले डिफरेंस चेक करने का कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज हम लोग एक की बना देते हैं। की क्या है कि हम कौन सी पोजीशन पे है और उसमें S1 की क्या वैल्यू है। एस S1 जो भी लिस्ट बन रही है वो। तो अगर की नॉट इन लो, क्योंकि ये सेट है तो यूनिक ही रहेगा, तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि ये जो जितनी भी कीज है हम उनको लुकअप में स्टोर करते चलेंगे। तो मान लीजिए हम इस करंट कॉम्बिनेशन के ऊपर नहीं गए हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर की लुकअप में नहीं है तो एक इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करंट आइटम इन सबसेट 1 एंड चेक फॉर रिमेनिंग वैल्यूज, and check for remaining items. Otherwise, exclude the current item from the subset S1। करंट आइटम को सबसेट S1 से हटाएंगे और उसके बाद बचे इसके लिए चेक कर लेंगे। तो इंक्लूड कराने के लिए क्या किया हमने, वापस से मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस उसको वापस से कॉल किया। ओरिजिनल लिस्ट n-1, क्योंकि हम n तक चला रहे हैं, तो n-1 मतलब हमने एक एलिमेंट को हटा दिया। एक एलिमेंट को हटा के हमने उसको क्या किया, इसमें ऐड कर दिया।
जो भी हमारा सबसेट जो हमारा S1 है उसमें ऐड कर दिया, S2 में, और लुकअप को वापस से पास करा दिया। और एक्सक्लूड है मतलब S1 में ना डाल के S2 में डाल के देख रहे हैं हम उसको, जो भी हमारा करंट एलिमेंट है उसको। एक पोजीशन, वही एक पोजीशन पीछे आना है, एक पोजीशन पीछे आके S1 में हमने नहीं डाला, S2 में डाल रहे हैं हम इस बार। S2 में डाल के हम चेक कर रहे हैं कि वो हो रहा है कि नहीं। और लुकअप की जो है, जो भी की है, मतलब ये हमारा आ रहा है ना, इंडिविजुअल सबसेट आता है N S1, उसमें हम मिनिमम ऑफ इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव के लिए रिटर्न क्या करेगा, मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मिनिमम डिफरेंस जितना भी आ रहा है वो रिटर्न करता चलेगा। तो वो मिनिमम डिफरेंस पर्टिकुलर की के लिए स्टोर करता चलेगा। तो की आपकी क्या बन जाएगी, जितनी भी आपकी लेंथ ऑफ लिस्ट है वो, और S1 में कितने एलिमेंट्स है वो, उस की के लिए मिनिमम डिफरेंस क्या बन रहा है आपका। तो एक बार हमने एस में एक बार हमने चेक कर लिया कि हम एलिमेंट को एस में डाल रहे हैं, S1 में डाल रहे हैं, एक बार चेक कर लिया कि S2 में डाल रहे हैं। दोनों में से जिसमें भी मिनिमम डिफरेंस आ जाता है, एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमम आता है, वो उसको हम स्टोर करते चलेंगे। और फाइनली उसी को रिटर्न करा देंगे। उसको रिटर्न करा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि मिनिमम डिफरेंस कितना है। तो इसको आप, क्योंकि मल्टीपल वेज रहते हैं पार्टीशन के, आप अलग अलग तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम में आपने इस प्रॉब्लम में कर सकते हैं 15 25 और 10 20 और 5, 10 20 एंड 5। उस केस में 35 40 बन जाएगा, उसका मिनिमम डिफरेंस 5 आ जाता है। और अगर और कोई अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो 20 15 ले सकते हैं, 20 15 35 बन जाता है, 10 5 25 40 हो जाएगा। तो वो आपस से 40 - 35 5 आ जाता है। तो इस तरह से वो मिनिमम डिफ हर कॉम्बिनेशन के लिए चेक करता जाएगा। एक बार जैसे लास्ट से चेक करा तो एक बार 25 को S1 में डाला, फिर उसके बाद 5 को S2 में डाल के देखेगा। इस तरह से वो दोनों सेट का सम चेक करते चलेगा। अगर मान लीजिए उसको मिनिमम सम मिल जाता है तो वो उसको प्रिंट करा देगा। तो आपको मिनिमम डिफरेंस मिल जाता है, मतलब जो दोनों S1 और S2 के सम हो रहे हैं, S1 और S2 में जितने एलिमेंट डल रहे हैं उनका सम जो है, उसमें मिनिमम डिफरेंस वाला कौन सा सबसेट बन रहा है वो। तो हमें एग्जाम्पल में भी जो दिया था उसको भी एक बार चेक कर लिया, एग्जाम्पल में भी दिया था उसको भी चेक कर लिया, तो इसमें हमें मिनिमम डिफरेंस 0 आ रहा है। तो थैंक यू, आज के लिए तो इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं।